नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी के एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल की क्लास में हमने साइनोटिक जो हार्ट डिजीजेज हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे असाइनोटिक हार्ट डिजीज के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मैं क्विक रिव्यू करवा देता हूँ आपको 2 मिनट के अंदर कि अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं हमने उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। एडवांस सीरीज के अंदर अभी तक हमने ओबीजी, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, आईईआर, जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, इंटीग्यूमेंट्री, रीनल सिस्टम, फंडामेंटल नर्सिंग, न्यूट्रिशन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ लिया है। पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है वो हमारा चल रहा है। कल हमने कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में बात की थी कि हार्ट का जो डेवलपमेंट है वो 3 to 8 वीक इंटरयूटेराइन लाइफ के दौरान होता है। अगर उसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट होता है तो इसे हम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। इसको हम 3 भागों में बांटा था, साइनोटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव और असाइनोटिक। असाइनोटिक हमने 3 भागों में बांटा था, पेटेंट एक्टस आर्टेरियोसस, एएसटी और वीएसटी। ऑब्स्ट्रक्टिव को 3 भागों में बांटा था, क्वार्टेशन बरोटा, आरोटिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस। साइनोटिक हमने 6 भागों में बांटा था, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। इसके अलावा 5वां था आपका टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न और 6वां था आपका ईसेनमेंजर सिंड्रोम। इसके बाद में मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से साइनोसिस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जो संटिंग जो होती है उसके बारे में हमने बात की थी। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि असाइनोटिक के अंदर लेफ्ट टू राइट संटिंग होता है, जबकि साइनोटिक के अंदर राइट टू लेफ्ट संट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके बाद में मैंने बताया था मोस्ट कॉमन जो आपकी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है दैट इज बीएसडी। मोस्ट कॉमन असाइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इज बीएसडी। मोस्ट कॉमन साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हार्ट फेलियर इन्फेंसी के अंदर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है, और चिल्ड्रन के अंदर पूछे तो रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज है, ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर। फिर एक बात हमने किया था ट्रंकस आर्टेरियोसस का, मतलब कि दोनों से चाहे राइट हो या लेफ्ट वेंट्रिकल है, दोनों में से दोस्तों एक ही क्या निकलता है आपका, एक ही आर्टरी निकलती है, सिंगल वैसे ओवरराइड तो बहुत वेंट्रिकल। दूसरा हमने ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज देखा था, जिसके अंदर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, मतलब कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, जो अरोटा है वो राइट वेंट्रिकल से निकलता है। इसके बाद में ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ट्राइकस्पिड जो वॉल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो फेलियर टू डेवलपमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, जिससे कोई कम्युनिकेशन नहीं होता राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो जो कम्युनिकेशन जो होता है उसका जो तरीका होता है दैट इज एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट। चौथा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट थे, मोस्ट कॉमन साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है। 4 कंपोनेंट होते हैं, VOPRI के नाम से पढ़ा था, VSD ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा, पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, ये TAPR में क्या होता है उसके बारे में बात की थी कि जो टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न के अंदर चारों जो पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम को ज्वाइन नहीं करती हैं, और कोई एनोमलस वेन बनकर क्या करती है, उसको सप्लाई करती है। एनोमलस वेन बनकर इसको क्या करती है दोस्तों, सप्लाई करती है। इसके बारे में हमने क्या की थी, बात की थी। इसके बाद में हमने टेट्रोलॉजी जो फैलेट ईसेनमेंजर सिंड्रोम पढ़ा था कि एक्चुअली में जो VSD के अंदर जो संटिंग जो हो रही है दोस्तों आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही है, इसमें पल्मोनरी रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण राइट टू लेफ्ट संट हो जाता है, दैट इज ईसेनमेंजर सिंड्रोम। पेशेंट विद VSD इन विच ब्लड इज संटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू इंक्रीज्ड पल्मोनरी वैस्कुलर रेसिस्टेंस, हमने बात की थी। इसके बाद में मैंने जो समरी है वो बता दी आपको, इस बारे में हमने डिस्कस की, इसके बारे में किया। फिर हमने टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई VSD होता है इसके अंदर, ठीक है, किस प्रकार से वेंट्रिकुलर जो सेप्टल डिफेक्ट है, ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा है। VSD तो बिल्कुल सिंपल है, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में क्या रहती है दोस्तों, कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा मैंने बताया था कि VSD के जस्ट ऊपर से जो अरोटा है वो क्या होता है, निकलता है, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग ऑफ द अरोटा। इसके बाद में पल्मोनरी स्टेनोसिस, ठीक है, स्टेनोसिस हो जाती है, और वो मैंने आपको बताया था कि ये पल्मोनरी स्टेनोसिस से यही कोज करता है राइट टू लेफ्ट संटिंग, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद में भाई जो राइट वेंट्रिकल उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, और बार बार ज़्यादा प्रेशर करने के कारण जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर जो पंप ज़्यादा करता है वो, उसके कारण से क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है। अगर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के साथ ASD प्रेजेंट होता है तो इसे हम पेंटोलॉजी ऑफ फैलेट के नाम से जानते हैं। फिर हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ा था कि मोस्ट कॉमन जो होता है वो थोड़ा सा भी काम करते हैं डिजनी होने लग जाता है, या जिसे एक्सरसाइज इंटॉलरेंस कहेंगे। साइनोसिस प्रेजेंट होता है, टेट स्पेल, हाइपोक्सिक या साइनोटिक स्पेल होता है, जिसका कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई की जो ब्लड सप्लाई है दोस्तों उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है ना, सप्लाई लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन की डिमांड आएगा यार यहाँ पे, कल का भी अगर आप देख लेना, मैंने अगर सप्लाई लिख दिया तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है दोस्तों वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मेनली क्राइंग, फीडिंग और डिफिकेशन के दौरान होता है। एक इसके अंदर स्वेटिंग, बच्चा इस पोजीशन में चला जाता है, जो कि कारण होता है हार्ट तक ज़्यादा ब्लड फ्लो बढ़े ताकि ऑक्सीजनेशन क्या हो, ज़्यादा हो। एक इसके अंदर पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलता है। जितने भी साइनोटिक हार्ट डिजीज है दोस्तों उन सब में पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलता है। कारण क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है, जो कि एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करके RBC को बढ़ाता है। एक जो साउंड है वो सुनाई देती है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर, क्लैपिंग ऑफ द फिंगर, फिजिकल जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में एक्सरे देखा था, बूट शेप्ड जो एक्सरे वो हार्ट है वो पाया जाता है एक्सरे के अंदर। ECG के अंदर पी पल्मोनरी, इन्वर्टेड टी वेव, राइट एक्सिस डेविएशन पाया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट में पोजीशन हमेशा ध्यान रखना, नी चेस्ट, होमियोपैथिक ऑक्सीजन देते हैं, ड्रग पूछे तो मॉर्फिन देते हैं, एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए बाइकार्बोनेट। सर्जिकल मैनेजमेंट है वही इंपॉर्टेंट है, ब्लालोक टाउजिंग या मॉडिफाइड ब्लालोक टाउजिंग, या तीसरा हम ओपन हार्ट सर्जरी करवा सकते हैं।
नर्सिंग मैनेजमेंट को याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था ये ट्रिक है, CK होमली ट्रिक याद रखनी है। काम द पेशेंट, नीचेस्ट पोजीशन, SCP ऑक्सीजन, मॉर्फिन, IV फ्लूइड और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये स्क्वेटिंग कैसे करता है। क्लैपिंग के बारे में बात किया था कि क्लैपिंग जो है हाइपोक्सिया है उसके कारण पुअर पेरिफेरल क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है, जिससे क्लैपिंग क्या होती है, डेवलप होती है। और साथ में इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ द कैपिलरीज भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये एंगल बताया था कि नॉर्मल एंगल इस प्रकार से होता है, उसमें डिस्टोर्टेड हो जाता है एंगल, माउंटेन की तरह हो जाता है। तो ये सब हमने क्या कर लिया दोस्तों, डिस्कस कर लिया है। ये टेट्रोलोजोफेलेट के अंदर सारी जो कंडीशंस पाई जाती हैं उनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हमारी क्लास है, वापस से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। तो अब हम पढ़ते हैं एसाइनोटिक के, फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे आपको बहुत सारे, तो वो तो हो ही गए। अब उनके बारे में तभी आपको जिस बच्चे को देखना है तो पिछली क्लास में जाकर देख सकता है। एसाइनोटिक हार्ट जो डिजीज है दोस्तों, इसके अंदर पहली चीज़ क्या होगा कि जो संट जो होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड का जो फ्लो होगा वो कैसे होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। इसके कारण साइनोसिस नहीं होगी। आपको सर क्यों नहीं होगी साइनोसिस, तो सिंपल सी बात है भाई, ये आपका हार्ट है, ये राइट साइड है, राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इधर क्या होता है दोस्तों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और इस साइड जो ब्लड होता है दोस्तों दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस साइड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ब्लड है दोस्तों, इसकी संटिंग किसी भी प्रकार से मान लो कि क्या हो रही है, आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही है, तो संटिंग होने के बाद भी क्या ऑप्शन रहता है कि जो ये कहाँ पर पहुँचेगा, ये आपके पहुँचेगा लंग्स में। तो लंग्स इस ब्लड को क्या कर देगा, ऑक्सीजनेटेड कर देगा, और ऑक्सीजनेटेड करने के बाद ये कहाँ भेजेगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भेजेगा। तो इसलिए अरोटा के अंदर जो ब्लड जाएगा दोस्तों वो कौन सा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। अरोटा के अंदर जो ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। इसके कारण से ये जो डिजीज है वो क्या बन जाती है, आपकी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज बन जाती है। इस डिजीज के अंदर ध्यान रखना है कि इस डिजीज के अंदर पहली चीज़, तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि कोई भी साइनोसिस प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसलिए ये एसाइनोटिक कहलाती है, तो ये तो याद करने की जरूरत है नहीं। दूसरी चीज़ क्या होता है दोस्तों कि ऑक्सीजनेशन जो है वो चीज़ हो गई, चाहे साइनोसिस नहीं है या इम्पेयरमेंट नहीं होता ऑक्सीजनेटेड ऑफ ब्लड में, तो नो इम्पेयरमेंट इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड में कोई इंपेयरमेंट नहीं होता, क्योंकि ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड ही पहुंच रहा है ना, ये होता है। तीसरी चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, वो ये याद रखनी है कि जो लंग्स तक जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है। लंग्स तक जो ब्लड सप्लाई है या लंग्स तक ब्लड फ्लो है, ब्लड का लंग्स तक जो फ्लो है दोस्तों वो इस डिजीज में इंक्रीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ध्यान रखना कि एसाइनोटिक के अंदर लंग्स तक ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि जब ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है तो सीधी सी बात है भाई, लेफ्ट साइड का जो ब्लड है राइट में आ रहा है, और इस ब्लड को तो राइट का है वो ब्लड तो जा ही रहा है लंग्स के पास, लेफ्ट का साइड का भी जा रहा है। अब लेफ्ट साइड का ब्लड अगर जाएगा लंग्स के पास में तो लंग्स का जो फ्लो है दोस्तों वो इंक्रीज होगा। तो तीनों जो डिजीज है दोस्तों, तीनों के अंदर जो फ्लो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लंग्स तक ब्लड का फ्लो तीनों के अंदर क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, तीनों के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी कि इसके अंदर तीन क्या आते हैं दोस्तों, मेनली डिसऑर्डर आते हैं। पहला जो डिसऑर्डर आता है दोस्तों दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा जो आता है दोस्तों दैट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और तीसरा जो डिसऑर्डर आता है दोस्तों वो कौन सा आता है आपका, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तीसरा डिसऑर्डर कौन सा आता है आपका, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। VSD वैसे मैंने आपको करवाया हुआ है, बट फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको VSD थोड़ा सा करवा देता हूँ। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है ये, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, मतलब डिसऑर्डर नहीं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज। जल्दी जल्दी लिखाऊंगा मैं क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है थोड़ा, है ना। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि VSD जो होती है मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल भी है और मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक भी है। मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट जो डिजीज है वो तो ये होगी ही होगी। तीसरा क्या होता है दोस्तों इसके अंदर, इस डिजीज़ के अंदर ये जो डिजीज़ है ध्यान रखना है कि फीमेल्स के अंदर मेल की तुलना में ज़्यादा होती है। फीमेल्स के अंदर मेल की तुलना में क्या होती है दोस्तों, ये ज़्यादा होती है। फीमेल्स के अंदर VSD मेल की तुलना में क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद चौथी चीज़ ध्यान रखनी है भाई इसके अंदर होगा क्या, तो कम्युनिकेशन होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा बिटवीन द वेंट्रिकल्स। तो ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल, तो इन वेंट्रिकल के बीच में क्या पाया जाएगा दोस्तों, कम्युनिकेशन पाया जाएगा। तो यहाँ पर होगा कम्युनिकेशन बिटवीन टू वेंट्रिकल, कम्युनिकेशन बिटवीन टू वेंट्रिकल्स। जो कम्युनिकेशन है दोस्तों वो प्रेजेंट होगा किसके बीच में, वेंट्रिकल के बीच में।
नेक्स्ट दोस्तों, ब्लड की जो शंटिंग है वो बार बार बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट शंट होगा। ब्लड की जो शंटिंग होगी दोस्तों वो किस तरफ होगी, आपकी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, शंट होता है। कारण क्या होता है दोस्तों, क्योंकि प्रेशर जो होता है ना वो लेफ्ट साइड में क्या होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, प्रेशर इज मोर इन लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है, तो इसके कारण से होगा। तो ये तो बताने की जरूरत आपको है नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ब्लड जो है वो लेफ्ट से और राइट की तरफ जाता है तो ये याद रखना है हमेशा कि इसके कारण एक साउंड सुनाई देती है। इसको हम पैन सिस्टोलिक मरमर या फिर सिस्टोलिक थ्रिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। पैन सिस्टोलिक मरमर और सिस्टोलिक थ्रिल के नाम से जानते हैं। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको याद रखना है कि कौन सी डिजीज़ के अंदर पैन सिस्टोलिक मरमर या सिस्टोलिक जो थ्रिल है दोस्तों वो सुनाई देती है। अब सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि अगर जो ब्लड है वो लंग्स तक बढ़ रहा है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देख लो, खुद देख लो, समझाने की इसमें कोई ज़रूरत है ही नहीं मुझे। ये देखो, आप कहोगे सर इसमें मैं क्या समझाऊँ आपको, देखो खुद आप, जो ब्लड है दोस्तों ये जो यहाँ जाना चाहिए था, अरोटा में जाना चाहिए था, ये ब्लड कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो लंग्स को सप्लाई डिक्रीज हुई है, यहाँ क्या हुई है दोस्तों, डिक्रीज हुई है। तो कुल मिला के देखा जाए ना तो टोटल जो कार्डियक आउटपुट है उसमें तो थोड़ी सी डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा ही, और पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, इंक्रीज देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों जो ब्लड है जो आ रहा है वो एट्रियम के पास भी ज़्यादा आएगा। आपका ऑप्शन एट्रियम के पास कैसे ज़्यादा आएगा, तो सिंपल सी बात ये देखो, आप यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आएगा वो राइट वेंट्रिकल का तो ब्लड आ ही रहा है, साथ में लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड भी आ रहा है, वो लंग्स के पास जा रहा है। लंग्स के पास ज़्यादा जाएगा तो हमेशा लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड जो है दोस्तों वो ज़्यादा आएगा। तो ये लेफ्ट एट्रियम है, इसको तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा ना, क्योंकि इसको तो सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ से ब्लड वापस किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, लेकिन लेफ्ट एट्रियम को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो इसलिए लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या हो पाई जाएगी दोस्तों, मेनली हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, ठीक है। चीज़ें है ना, याद करने की जरूरत नहीं है भाई, याद ही मत करना आप, ऑप्शन आए तो खुद समझो कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या देखने को मिलती है, हाइपरट्रोफी देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दोस्तों वही चीज़ें हैं आपने जो लिखी है वही होगा। एक तो क्या होगा दोस्तों कि ज़्यादा लंग्स के पास में ज़्यादा क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या हुआ है, बढ़ गया है। इसके कारण से पेशेंट को चेस्ट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इंक्रीज हो जाएंगे। चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज। ज़्यादा ब्लड फ्लो होने के कारण यहाँ भी डिजनिया देखने को मिलेगा, डिजनिया ऑन एक्सर्शन, ठीक है, जो कि आपको किसको टेटोलॉजी ऑफ जो फेलेट है उसमें देखने को मिला था, वो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों देखने को मिलेगा। ब्लड की जो सप्लाई है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो बॉडी की जो डिमांड है दोस्तों वो बढ़ेगी, और जब बॉडी की डिमांड बढ़ेगी तो उसके कारण क्या होगा, पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है दोस्तों, पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। एक मैंने आपको बताया था कि जब ब्लड जो है वो लेफ्ट से और राइट की तरफ जाता है तो उसके कारण से क्या सुनाई देता है, पैन सिस्टोलिक मरमर या सिस्टोलिक थ्रिल। पैन सिस्टोलिक मरमर और सिस्टोलिक थ्रिल है, ठीक है। मैंने भाई इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ है धीरे धीरे, है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे नए होंगे, जो पहली बार क्लास ले रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि भाई सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो एक ये पूछ लेते हैं कि भाई ये सबसे ज़्यादा कहाँ सुनाई देती है, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो इंटरकोस्टल स्पेस है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ये आवाज़ क्या होती है दोस्तों, सुनाई देती है, ठीक है। ज़्यादातर अगर इसके हम मैनेजमेंट की बात करें तो दोस्तों VSD जो होता है वो नॉर्मली है ना खुद ही अपने आप ही क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस क्लोजर ऑफ द VSD। ज़्यादातर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है दोस्तों वो क्या होता है, 70 से 80% केसेस के अंदर धीरे धीरे डिसअपियर होते होते क्या हो जाता है, बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। मतलब छोटा होता साइज में छोटा होता हो जाता है। 70 से 80% केस के अंदर ये खुद ही क्या हो जाता है दोस्तों, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक इसके अलावा अरे इसका डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन नहीं लिखा है ना, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन वो लिख लो एक बार इसका, फिर मैं आपको बता दूंगा मैनेजमेंट। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन नहीं लिखा है इसमें। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की दोस्तों सिंपल सी बात है कि हम एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे में हम जानते हैं कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। तो ये पल्मोनरी जो ब्लड फ्लो है ये इंक्रीज होता है, ये एक्सरे में दिखाई देता है। इसको हम एक टर्म के द्वारा यूज करते हैं, पल्मोनरी प्लेथोरा। इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी प्लेथोरा के नाम से जानते हैं, जो इंक्रीज ब्लड फ्लो हो रहा है।
इसके अलावा दोस्तों वही ईसीजी करवाएंगे, ईसीजी करवा के देख सकते हैं, और इकोकार्डियोग्राम करके, इकोकार्डियोग्राम ये हम क्या कर सकते हैं, इसमें करवा सकते हैं। इसके अलावा जो अस्कल्टेशन है वो तो है ही है, अस्कल जो टेशन है दोस्तों वो तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद में मैनेजमेंट में मैंने बात की कि ज़्यादातर 70 से 80% में ये खुद ही क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। फिर भी इसके अंदर मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। मेडिकल जो मैनेजमेंट है दोस्तों, इसमें कंजस्टिव जो हार्ट फेलियर है या कंजस्टिव कार्डियक जो फेलियर है उसके चांसेस क्या होते हैं, होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको कंट्रोल करना क्या होता है दोस्तों, जरूरी होता है। तो कंट्रोल ऑफ कंजस्टिव कार्डियक फेलियर इसमें क्या किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बताया था कि चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ इस डिजीज में थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आपको ना। चेस्ट इन्फेक्शन क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है भाई, ये चेस्ट इन्फेक्शन का क्या करेंगे दोस्तों, ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा भाई पेशेंट को एनीमिया नहीं हो जाए, इसको भी प्रिवेंट करते हैं। एनीमिया क्योंकि पहले से प्रॉब्लम में और फिर एनीमिया हो गया तो और दिक्कत हो जाती है, तो एनीमिया को भी क्या करते हैं दोस्तों, हम प्रिवेंशन करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ध्यान रखा जाता है, इसके जो कॉम्प्लिकेशन है ना उसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का बहुत ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखना। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है दोस्तों, उसको जो मैनेजमेंट करना, उसको कोशिश करते हैं हम उसको क्या करें, प्रिवेंट करें, और उसको हम क्या करें दोस्तों, ट्रीट करें। तो इन्फेक्टिव जो एंडोकार्डाइटिस है उसको प्रिवेंट और जो ट्रीटमेंट है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जरूर ध्यान रखना। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इन्फेक्टिव जो एंडोकार्डाइटिस है वो इसका क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है, वो इसका क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए इसका ध्यान रखना क्या होता है, जरूरी होता है। तो ध्यान रख लेना, मेडिकल मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा है नहीं, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर है, ट्रीटमेंट ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा आपका एनीमिया है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। कॉम्प्लिकेशन में अगर आप जानना चाहोगे कौन कौन से होते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। इसके अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर सबसे मेन ध्यान रखना है किसका, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, एंडोकार्डाइटिस इसका ध्यान रखना जरूरी है। मैंने कहा कि मैनेजमेंट करेंगे, कंजस्टिव हार्ट फेलियर न हो जाए तो इसका। इसके अलावा इस डिजीज़ के अंदर अरोटिक रीगर्जिटेशन के भी क्या होते हैं दोस्तों, चांसेस रहते हैं। तो एक कॉम्प्लिकेशन इसका क्या होता है, अरोटिक रिगर्जिटेशन। लंग्स तक ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने का भी क्या रहता है दोस्तों, रिस्क रहता है। पल्मोनरी हाइपर जो टेंशन है उसका भी क्या होता है, रिस्क रहता है। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन, ये इसके क्या होते हैं दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अब बात करें अगर आप सर्जरी की, भाई सर्जरी भी की जाती है, तो हाँ जी इसकी सर्जरी भी की जाती है। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ज़्यादातर जो सर्जरी है वो लार्ज शंट के लिए करते हैं हम। सर्जरी इज डन ओनली फॉर लार्ज शंट। सर्जरी छोटे शंट के लिए नहीं की जाती है, जो लार्ज जो शंट होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, पैच लगाकर इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो क्लोजर ऑफ VSD बाई पैच के द्वारा इसको क्या करते हैं, हम जो VSD है जो बना हुआ है उस VSD को क्या कर देते हैं दोस्तों, क्लोज कर देते हैं। जैसे VSD बनाए तो यहाँ पर हम पैच लगा देंगे ताकि ये क्या हो जाए, बंद हो जाए। वैसे भी हमें बंद ही करना है। दूसरा तरीका ये कैथेटर के द्वारा भी इसको क्लोज किया जाता है। तो कैथेटर क्लोजर ऑफ VSD बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, कैथेटर क्लोजर ऑफ VSD के नाम से हमसे जानते हैं। बस खत्म है, ठीक है। मैंने पहले पढ़ा दिया है इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया है। जो नए बच्चे जुड़े हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे नहीं सोचा कि सर ने बहुत स्पीड से करा दी, ये चीज़ क्या क्या बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, बट मैंने ये हर चीज़ आपको पहले से करवा रखी है, इसलिए मैं ये नहीं करवाऊंगा। अब नेक्स्ट जो है उसको आराम से पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। कोई सीक्वेंस नहीं है इनका ना, कोई भी कर सकते हो आप कभी भी। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। अगर हम बात करें दोस्तों पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, तो आपको सबको पता है यार ये चीज़ कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है वो समझना जरूरी होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि एम्ब्रियो जब बच्चा जो है जो इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान क्या होता है कि एक पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में क्या पाया जाता है दोस्तों, कनेक्शन पाया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी और क्योंकि लंग्स जो होते हैं आपको पता है कि लंग्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेशन का जो काम है वो कौन करता है, प्लासेंटा करता है। तो लंग्स तक इतनी मात्रा में ब्लड पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो बॉडी क्या करती है, जो भी ब्लड यहाँ आ रहा है दोस्तों, आपका राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, उसे ब्लड को ज़्यादातर कोशिश करती है कि ब्लड कहाँ शिफ्ट हो जाए दोस्तों, इस जगह पर शिफ्ट हो जाए। एक तो बॉडी कैसे कोशिश करती है, फोरामेन ओवल के द्वारा, ठीक है। मैं इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात कर रहा हूँ, बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, जन्म की बात की। मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होता है ये। तो ज़्यादातर जो ब्लड है दोस्तों वो फोरामेन ओवल के द्वारा यहाँ पहुँच जाएगा। बाकी बचा हुआ जो ब्लड है उसमें पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, उसमें भी ये डक्ट पाई जाती है।
तो डक्टस आर्टेरियोसस जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग होता है? डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस का मतलब होता है कि एक डक्ट, ऐसी डक्ट जो आर्टरी से जोड़े, एक ऐसी डक्ट जो आर्टरी को आर्टरी से जोड़े, क्या कहलाती है? डक्टस आर्टेरियोसस कहलाती है। तो एक जो आर्टरी है दोस्तों दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरी जो आर्टरी है दोस्तों वो होती है अरोटा। तो इन दोनों को जोड़ने वाले जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डक्टस आर्टेरियोसस के नाम से जानते हैं। अब जन्म के बाद क्या होता है दोस्तों? ये हो जाती है क्लोज, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसस क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। अब मान लो एक्चुअली में ये सून आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाती है, लगभग 15 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर ये फिजियोलॉजिकली 15 आवर्स के अंदर ये फिजियोलॉजिकली क्लोज हो जाती है। फिजियोलॉजिकली क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। एनाटोमिकली थोड़ा सा फिर भी ज़्यादा टाइम लगता है। एनाटोमिकली इसको लगभग 28 दिन तक का टाइम लगता है, 28 दिन का, ठीक है। वैसे लिखा हुआ जो आता है बुक्स में वो सून आफ्टर बर्थ लिखा हुआ आता है कि वैसे सून आफ्टर बर्थ ये फिजियोलॉजिकली क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, लेकिन फिर भी टाइम लेता है ये 15 घंटे तक का। लेकिन दोस्तों ये कब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहलाएगा? कि अगर ये क्लोज नहीं हो 24 घंटे के बाद भी, अगर मोर देन 24 आवर्स में भी ये जो डक्टस आर्टेरियोसस है दोस्तों ये बंद नहीं हो, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। मतलब पेटेंट का मतलब होता है बने रहना। तो डक्टस आर्टेरियोसस जो है दोस्तों वो क्या रह गई? बनी रह गई। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के नाम से जानते हैं। इससे क्या होगा? इससे कम्युनिकेशन बना रहेगा किसके बीच में? पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में। इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान तो क्या होता है दोस्तों कि पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो रेसिस्टेंस होने के कारण, क्योंकि लंग्स जो काम नहीं कर रहे तो वहाँ पर जो पल्मोनरी रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान तो क्या होता है कि यहाँ पर ये तो काम कर नहीं रहे, तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, तो जो ब्लड का जो फ्लो होगा दोस्तों वो इस प्रकार से होगा। लेकिन जब लंग्स काम करने लग गए तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। अब अरोटा का जितना जो प्रेशर है वो पल्मोनरी आर्टरी में नहीं होगा, तो इसलिए ब्लड का जो फ्लो है दोस्तों वो क्या होने लग जाएगा? बैक होने लग जाएगा। ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा दोस्तों? बैक हो जाएगा। बैक का मतलब अब प्रेशर राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है दोस्तों? सॉरी, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ब्लड का जो फ्लो है वो कैसे जा रहा है दोस्तों? अब लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और मैंने आपको समझाया है अभी अभी कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर जो ब्लड है वो कैसे जाता है दोस्तों? लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फिर वो लंग्स के अंदर जाएगा, तो इसके कारण वो क्या रहेगा दोस्तों? ऑक्सीजनेटेड रहता है, ठीक है। क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड रहता है। तो क्या क्या चीज़ें लिखी है, एक बार लिख लो इनको। पहली चीज़ हमने क्या लिखी कि भाई पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस जो है, सॉरी डक्टस आर्टेरियोसस जो है, पहले ये लिख लो, चाहे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, आर्टेरियोसस, अरे क्या हो रहा है? खुद ही क्यों मिटा रहा है? पता नहीं है क्या हो रहा है। इज ए कम्युनिकेशन, आर्टेरियोसस ले है ये, ठीक है। ये तो मिटाएगा भाई, मान ही नहीं रहा। इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में क्या है? ये कम्युनिकेशन है। कब? मोर देन 24 आवर्स में हो, तो 24 आवर्स से पहले पहले बंद हो जाना चाहिए। ये यूजुअली 15 घंटे में हो जाता है, तो इसे हम किस नाम जानेंगे? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस के नाम से जानेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि फीमेल्स के अंदर मेल्स की तुलना में क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फीमेल्स के अंदर ये मेल की तुलना में ये क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा होता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में। चलो एक बार हम इसकी इमेज देख लेते हैं। दिस इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि ये कम्युनिकेशन है, ये दीज आर द पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है। और ये क्या है दोस्तों? अरोटा है। तो अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये क्या है दोस्तों? एक कम्युनिकेशन बना हुआ है। तो पल्मोनरी आर्टरी इधर कर देता हूँ थोड़ा सा यार मैं, देखो ये है
पल्मोनरी आर्टरी और ये है अरोटा। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन दोस्तों बड़ा हुआ है और अरोटा से जो ब्लड है वो किसके अंदर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा रहा है। अब आगे ये ब्लड है लंग्स के पास पहुंचेगा, और लंग्स के पास पहुंचेगा तो आपको पता है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सब आपको देख लेना, ठीक है। ये इमेज नॉर्मल दे रखा है, इसमें देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है, नॉर्मली यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, ये अरोटा है कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में क्या बन गया, कनेक्शन बन गया। पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में क्या बन गया दोस्तों, कम्युनिकेशन बन गया है, क्योंकि ये परसिस्टेंट है। सेम इसमें भी दे रखा है, ये यहाँ पे ये क्या बन गया, कम्युनिकेशन बन गया। देखो ये दिखा रखा है कि यहाँ पर इसमें क्या बन गया है, कम्युनिकेशन बन गया है, ठीक है। इमेजेस से चीज़ें क्या हो जाती हैं, अच्छी क्लियर हो जाती हैं, और आपको हर प्रकार की इमेज आनी चाहिए, ठीक है। बॉक्स एक टेबल क्या है, काम नहीं चलता। अब क्या क्या चीज़ें होगा इसके कारण, उसके बारे में करते हैं बात। पैथोफिजियोलॉजी लिखो इसके, हर डिसऑर्डर में ज़रूरी नहीं होती है, बट यहाँ पर ये चीज़ क्या है दोस्तों, ज़रूरी है। तो पैथोफिजियोलॉजी को समझते हैं हम। पहली चीज़ शुरुआत यही से करते हैं कि भाई जो कम्युनिकेशन है वो बना हुआ है। अब कम्युनिकेशन बना हुआ है तो जो ब्लड है दोस्तों वो अरोटा से किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अरोटिक जो प्रेशर है वो पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो ब्लड है वो फ्लो होगा, ब्लड फ्लोज फ्रॉम अरोटा टू पल्मोनरी आर्टरी। कारण क्या है, कारण ये है दोस्तों कि अरोटिक जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, किसकी तुलना में, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर की तुलना में। पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान तो क्या होता है, लंग्स के काम नहीं करने के कारण पल्मोनरी रेसिस्टेंस पाया जाता है, और उस पल्मोनरी रेसिस्टेंस के कारण ही दोस्तों, पल्मोनरी रेसिस्टेंस के कारण ही उल्टा फ्लो होता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से अरोटा में होता है, बट यहाँ पर उल्टा होगा। अब इससे क्या होगा दोस्तों, जो ब्लड है वो क्या होगा, उसका संट होगा। ब्लड किधर जाएगा, ब्लड एक्चुअली में किधर जा रहा है, आपको सबको समझ में आ रहा होगा। ये ब्लड जो जा रहा है वो दोस्तों लेफ्ट टू राइट जा रहा है। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है दोस्तों, ये संटिंग हो रही है। सिंपल सी बात है या नहीं है। अब जब पल्मोनरी आर्टरी से अरोटा में जो ब्लड जाता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, वो इसे हम कंटिन्यूअस मरमर या मशीनरी मरमर के नाम से जानते हैं। इसे हम कंटिन्यूअस मरमर या मशीनरी मरमर कहते हैं। मशीनरी मरमर किसके कारण आती है, ये जो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है किससे, जो अरोटा से पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। मैंने पल्मोनरी आर्टरी से अरोटा बोल दिया गलती से। अरोटा से पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है दोस्तों, उसके कारण से एक साउंड सुनाई देती है। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि कौन सी साउंड होती है, वो कंटिन्यूअस मरमर और मशीनरी मरमर साउंड होती है। नेक्स्ट चीज़ आपने क्या देखी दोस्तों कि भाई ब्लड का अब नेक्स्ट क्या होगा, सिंपल सी बात ये है कि जब लेफ्ट टू राइट संट हुआ तो जो लंग्स तक जो ब्लड है दोस्तों वो बढ़ा, तो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लंग्स, ब्लड फ्लो टू लंग्स। इस वर्ड को हम किस नाम से जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, याद करो। अगर लंग्स तक कभी भी ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो इसे पल्मोनरी प्लेथोरा के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि एसाइनोटिक जितनी भी डिजीजेज है ना, सबके अंदर पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। तभी तो एसाइनोटिक है, क्योंकि उनको साइनोसिस नहीं होने देता, लंग्स ब्लड को क्या कर देता है, प्यूरिफाइड कर देता है। तो यही तो रीजन है कि वो क्या है, एसाइनोटिक है। तो ब्लड फ्लो जो लंग्स तक है ना दोस्तों, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब कभी भी जब लंग्स के ऊपर ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो रिस्क रहता है किसका, पल्मोनरी हाइपरटेंशन का। इसलिए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में पल्मोनरी हाइपरटेंशन का भी क्या होता है दोस्तों, रिस्क रहता है। देखो कई चीज़ें होंगी, सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ेंगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो सारा जो ब्लड है ये कहाँ आएगा, देखो सिंपल सी बात है, दोबारा से समझो फिर आगे समझाऊंगा इसको। ब्लड जो है दोस्तों वो यहाँ आ गया, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से वापस से अब लंग्स के पास गया। अब लंग्स तो इस ब्लड को वापस भेजेगा ना, कहाँ, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो अब ज़्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड यहाँ आएगा या नहीं आएगा, क्यों, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो तो जा ही जा रहा है, साथ में अरोटा का जो ब्लड है वो भी जा रहा है। तो भाई ब्लड आएगा भी क्या ज़्यादा। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि लेफ्ट जो एट्रियम है उसके अंदर ब्लड का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके कारण इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लेफ्ट एट्रियम होगा। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि अब लेफ्ट एट्रियम है उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ रखोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी दोस्तों, हाइपरट्रोफाइज्ड हो जाएगी। तो लेफ्ट एट्रियम का डायलेशन होगा,
लेफ्ट एट्रियल डाइलेशन होगा, साथ में जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें हाइपरट्रोफी होगी। पहले हाइपरट्रोफी होती है वैसे देखा जाए तो, फिर डायलेशन होता है ना। लेफ्ट एट्रियल डायलेशन और क्या देखने को मिलेगा, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। अब सिंपल सी बात है, ज़्यादा जो ब्लड है दोस्तों वो लेफ्ट एट्रियम से ज़्यादा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में भी क्या होगा दोस्तों, ब्लड ज़्यादा जाएगा। और ये जो ज़्यादा ब्लड गया है, ये जो ज़्यादा ब्लड गया है दोस्तों, अब लेफ्ट वेंट्रिकल पे भी प्रेशर डालेगा, क्योंकि ये निकल तो कहाँ से रहा है, अरोटा से निकल रहा है। ये कहाँ से निकल रहा है, अरोटा से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की भी क्या होगी, हाइपरट्रोफी होगी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी। अब यहाँ से ब्लड किस में जाएगा दोस्तों, आपका अरोटा में। तो ये अरोटा तक को भी डायलेट कर देता है। ध्यान रखना, इसमें डायलेशन ऑफ असेंडिंग अरोटा भी क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। असेंडिंग अरोटा का भी क्या हो जाता है दोस्तों, डायलेशन हो जाता है। तो ये सब इसमें क्या होगा देखने को मिलता है। वापस से पूरी स्टोरी को सुनो, कुछ नहीं है इसमें, देखो चलो मैं वैसे बना के दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। शुरुआत करोगे आप कि जो अरोटा है वो किससे जुड़ेगा, डक्टस आर्टेरियोसिस के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ेगा। अब सुनते जाओ सारी बात। यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा, जहाँ जाने के बाद में लंग्स के पास ज़्यादा पहुँचेगा। लंग्स के पास पहुँचेगा तो पल्मोनरी प्लेथोरा होगा, ठीक है, पल्मोनरी फ्लो ज़्यादा बढ़ गया, पल्मोनरी प्लेथोरा हुआ, और ज़्यादा बढ़ेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। लंग्स इस ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजनेट करेगा। ऑक्सीजन, इसके अलावा यहाँ से ये जाता है तो साउंड सुनाई देती है, कौन सी, कंटिन्यूअस या मशीनरी मरमर। इसको ऑक्सीजनेट करके चारों पल्मोनरी जो वेन है वो यहाँ पर पहुँचाएंगी। यहाँ पर पहुँचाएंगी दोस्तों तो यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, इसकी हाइपरट्रोफी होगी, इसका एनलार्जमेंट होगा। यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा, इसका होगा एनलार्जमेंट। यहाँ से अरोटा में आएगा, अरोटा का डायलेशन होगा। बस यही तो लिखा है, कुछ है ही नहीं। इसके बाद में हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, पैथोफिजियोलॉजी के बाद में। इसके अंदर भी क्या होगा दोस्तों, एक डिजनिया ऑन एक्सर्शन होगा। वही वो चीज़ें होंगी मेन है ना, जो उसके अंदर पढ़ी है हमने VSD में। तो डिजनिया ऑन एक्सर्शन होगा, साथ में पाल्पिटेशन होगा, वहाँ भी पढ़ा था दोनों। डिजनिया ऑन एक्सर्शन हुआ, क्या हुआ, पाल्पिटेशन। वहाँ भी दोस्तों ब्लड का फ्लो चेस्ट तक बढ़ा था, तो चेस्ट के जो इन्फेक्शन है उसके चांसेस बढ़े, यहाँ भी बढ़ेंगे। फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन के क्या बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के भी क्या होंगे, क्योंकि जब भी ब्लड का फ्लो बढ़ेगा दोस्तों तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के भी क्या बढ़ेंगे, चांसेस बढ़ सकते हैं। लगभग ये जो टाइम पीरियड है ये होता है 6 to 8 वीक ऑफ एज, 6 से 8 वीक जो एज जो होती है दोस्तों, उस दौरान ये क्या होता है देखने को मिलता है। हार्ट है वो कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, टैकीकार्डिया करेगा। लंग्स कंपनसेट करने के लिए टैकीपीनिया होगा। लंग्स कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, टैकीपीनिया करेगा। तो टैकीकार्डिया और टैकीपीनिया क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अरोटा के अंदर जो फ्लो है दोस्तों वो बढ़ने के कारण क्या होता है, पल्स जो है वो बाउंडिंग दिखाई देती है, ठीक है, भरी हुई पल्स फील होती है। तो बाउंडिंग पल्स क्या होती है इसमें फील होती है। साथ में दोस्तों जो सिस्टोलिक बीपी है ना वो ज़्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू डायस्टोलिक बीपी। यहाँ पर डायस्टोलिक बीपी जो है दोस्तों वो क्या होता है, कम होता है। इससे एक चीज़ होती है, जो पल्स का जो प्रेशर है, मतलब सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी का जो अंतर जो होता है उसे हम पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं। तब ये बढ़ेगा और ये कम होगा तो पल्स प्रेशर क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, ठीक है। जो बच्चे एडवांस चीज़ देखते हैं उनको मैंने कई बार इस चीज़ को समझाया हुआ है। वाइड पल्स क्या होगा दोस्तों, प्रेशर होगा। सिंपल सी बात है, मान लो ये 120 था, ये 80 था, तो पहले पल्स प्रेशर कितना था, 40 था, इसको बढ़ा दो 120 160 कर दो, इसको कम कर दो 60 कर दो, 160 में 100, तो पल्स प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, नहीं हो गया। तो इसके कारण से वाइड पल्स प्रेशर भी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों देखने को मिलता है। बाउंडिंग पल्स देखने को मिल रही है, टैकीपीनिया देखने को मिल रहा है, टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का रिस्क रहता है, पाल्पिटेशन, डिजनिया ऑन एक्सर्शन, फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन। अब पूछेगा वो साउंड कौन सी सुनाई देती है भाई, बताओ कौन सी साउंड सुनाई देगी इसके अंदर। तो जो साउंड है दोस्तों आप सबको पता ही है, कंटिन्यूअस मरमर या मशीनरी जो मरमर साउंड है वो इसमें क्या होती है, सुनाई देती है। तो कंटिन्यूअस मरमर और मशीनरी मरमर जो साउंड है दोस्तों वहाँ यहाँ पर सुनाई देती है। इसमें भी बेस्ट पूछता है वो तो सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में सबसे ज़्यादा ये साउंड कहाँ आती है, सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल जो स्पेस है दोस्तों उसके अंदर ये साउंड सुनाई देती है।
है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। इसके भी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, लगभग वो वही वैसे ही हैं। कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम बात करें, कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, हार्ट फेलियर हो जाएगा कंजेस्टिव। ये मोस्ट कॉमन भी होता है, सबसे बुरी चीज़ ये है, और मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ भी होता है। मोस्ट कॉमन तो होता ही है, साथ में मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ भी होता है, ठीक है। जिसको भी PDA होगा उसको CHF मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, साथ में ये भी हो गया। इसके अलावा दूसरा होता है वही सेम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, ये पहला है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ है, सेकंड मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन PDA पेशेंट, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर चेस्ट इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो बार बार होने के कारण न्यूमोनिया देखने को मिलता है, और एक इसके अंदर देखने को मिलता है ईसेन-मेंजर सिंड्रोम। इसके कारण से ईसेन-मेंजर सिंड्रोम तक भी क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, कॉम्प्लिकेशंस हो गए। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। ऐसा माना जाता है कि डक्टस जो आर्टेरियोसस है, इसको ओपन करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रोकने वाले ड्रग्स देनी है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिटर ड्रग देनी है। तो बताओ कौन सी ड्रग्स जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, तो सबको पता होगा ये नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं दोस्तों, वो क्या होती हैं, इनको इनहिबिट करती है। ये ओपन रखता है, तो ये क्या करेंगे दोस्तों, इसको क्लोज कर देंगे। और इसमें जो ड्रग मेनली यूज की जाती है दैट इज इंडोमेथासिन। इसके अंदर मेनली जो ड्रग यूज की जाती है दोस्तों वो कौन सी कर जाती है, इंडोमेथासिन। अगर ये ड्रग काम नहीं करती दोस्तों, तो फिर हम सर्जरी के द्वारा उसको क्या कर देंगे, बांध देंगे या कट कर देंगे। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, सर्जिकल लाइगेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, सर्जिकल लाइगेशन के नाम से वैसे जानते हैं। वापस से आ जाओ, 1 मिनट में रिवाइज करते हैं, बस इतना टफ नहीं है, ठीक है। थोड़ा बस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना, वो देखने पड़ते हैं, और तो कुछ है नहीं इसमें। कहाँ गया, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कम्युनिकेशन है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में। 24 घंटे से ज़्यादा में अगर फिजियोलॉजिकल क्लोजर नहीं हो तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है। फीमेल में मेल की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद में मैंने इसकी पैथोफिजियोलॉजी बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताइए कि ब्लड का फ्लो होगा अरोटा से पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि एरोटिक प्रेशर इज मोर देन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। संड जो है वो लेफ्ट टू राइट संड होता है, कंटिन्यूस मरमर और मशीनरी मरमर साउंड सुनाई देती है। इससे ब्लड फ्लो जो है लंग्स तक बढ़ेगा, पल्मोनरी प्लेथोरा होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, लेफ्ट एट्रियम पे ब्लड बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रियल डायलेशन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल तक बढ़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी, और डायलेशन ऑफ असेंडिंग एरोटा भी क्या कर सकता है, कोच। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिजनिया, पाल्पिटेशन, फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शन, और वैसे कंजेस्टेड फेलियर कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादा बेटर रहेगा ना। टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, बाउंडिंग पल्स, सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है, डायस्टोलिक बीपी कम होता है, जैसे वाइड पल्स प्रेशर होता है, कंटिन्यूस मरमर और मशीनरी जो मरमर है वो सुनाई देती है, मोस्ट कॉमन सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में। कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपके कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ भी है, दूसरा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, सेकंड मोस्ट कॉमन कोज है न्यूमोनिया है, और ईसेन-मेंजर सिंड्रोम है। मैनेजमेंट के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग द डक्टस आर्टेरियोसस, सो वी यूज द ड्रग्स दैट decrease the level of prostaglandins that inhibit the action of prostaglandins that are NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and the drugs the most commonly used is indomethacin. And last में सर्जिकल लाइगेशन कर देते हैं, बांध देते हैं उसको, भाई कनेक्शन है खत्म हो जाएगा बांधने से, तो वो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कर सकते हैं। तो दूसरा काम हम ये करते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई हो, या इसमें आपको कोई भी क्या हो, दिक्कत हो। अब हमारी 2 डिसऑर्डर हो गए दोस्तों, अब हमारा एक डिसऑर्डर बचा है, और जो एक डिसऑर्डर बचा है दोस्तों उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा। क्या है, कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा, सॉरी कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा क्या बोल रहा हूँ, इसमें तो हो गए ना सारे, VSD हो गया, ASD नहीं हुआ अभी है ना, ASD नहीं हुआ, हाँ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और करवा देता हूँ, फिर उस पर चलेंगे। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर दोस्तों दैट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। हम जानते हैं दोस्तों कि दोनों एट्रियम के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं प्रेजेंट होता है, दोनों जो एट्रियम हैं उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है कि राइट एट्रियम से जन्म के बाद में। पहले तो फोरामेन ओवल होता है, मुझे पता है, आप लोग कहोगे सर फोरामेन ओवल होता तो है, मुझे पता है, लेकिन दोस्तों मैं जन्म से पहले की बात कर रहा हूँ। क्या जन्म से पहले कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट होती है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं होती।
लेकिन यहाँ पर इस सेप्टम के अंदर क्या होता है, डिफेक्ट होता है, और इस सेप्टम में डिफेक्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कम्युनिकेशन होगा। और ये कम्युनिकेशन होने के कारण दोस्तों जो प्रेशर है वो किधर ज़्यादा होता है, आपका प्रेशर जो है वो यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहाँ पर भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर भी जो कम्युनिकेशन जो होगा वो किस तरफ होगा दोस्तों, आपका वो होगा आपके लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, कम्युनिकेशन किस तरफ होगा दोस्तों, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। और लेफ्ट से राइट की तरफ कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो ये बात कंफर्म होती है कि लेफ्ट से राइट में कम्युनिकेशन होगा तो जो डिसऑर्डर होगा दोस्तों वो कैसा होगा, एसाइनोटिक होगा। डिसऑर्डर एसाइनोटिक होगा, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर भी क्या होगा दोस्तों, एसाइनोटिक जो डिसऑर्डर है वही क्या होगा, देखने को मिलेगा। एक बार कुछ इमेजेस देखते हैं फिर आपको और समझ में आ जाएगा, और वैसे इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। देखो ये जो इमेज इसमें पूछ ले कि भाई कौन सा डिसऑर्डर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो बताओ कौन सा डिसऑर्डर प्रेजेंट होगा। तो लेफ्ट एट्रियम से वो जो कम्युनिकेशन है ये किसके अंदर प्रेजेंट है दोस्तों, राइट एट्रियम में प्रेजेंट। इधर कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये देखो कम्युनिकेशन इज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। कम्युनिकेशन लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में है। और जो फ्लो है, जो एरो दे रखा है दोस्तों वो भी कैसा दे रखा है, आपका लेफ्ट से और राइट की तरफ दे रखा है। एरो किधर दे रखा है, लेफ्ट से और राइट की तरफ ही दे रखा है इसमें। ठीक है, ये देखो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यहाँ पर ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट एट्रियम है। तो जो कम्युनिकेशन है दोस्तों वो ये एरो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला। इस एरो से आपको पता चल रहा है कि कहाँ से कहाँ है ये आपका लेफ्ट एट्रियम से और राइट एट्रियम की तरफ क्या जा रहा है दोस्तों, ये कनेक्शन जा रहा है। तो बस लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ कम्युनिकेशन हो गया। तो इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि क्या होता है, और कोई इमेज तो नहीं है ना, वही है सेम, वही इसमें भी यही दे रखा है कि भाई कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, ये देखो इस तरह जा रहा है। बस इसकी जो टाइप है वो बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर दो सेप्टम क्या होते हैं दोस्तों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये है आपका एट्रियल सेप्टम पूरा, इसके अंदर दो सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। एक जो होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं सेप्टम सेकेंडम, जो येलो में दे रखा है। ठीक है, ये सीधा नहीं बनता कि भाई एक सेप्टम ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे नहीं होता। एक्चुअली में ये जो सेप्टम बनता है वो कैसे बनता है वो इसमें दे रखा है। येलो कलर वाला जो है दोस्तों, ये दोनों जो मिलकर क्या बनाते हैं वो सेप्टम बनाते हैं। येलो कलर वाला है उसको बोलते हैं हम सेप्टम सेकेंडम, और जो रेड कलर वाला है दोस्तों उसमें वो बोलते हैं हम सेप्टम प्राइमम। ठीक है, जो येलो कलर वाला है उसके अंदर क्या बनता है, फोरामेन ओवेल बनता है। और दूसरे वाला जो है दोस्तों इसके अंदर जो होल होता है उसको हम किस नाम जानते हैं, ओस्टियम सेकेंडम के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, ओस्टियम सेकेंडम के नाम से जानते हैं। ये आगे काम आएगा हमारा, जब हम आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको तब। पहले तो आप ASD लिखो। ASD क्या है दोस्तों, एक कनेक्शन है बिटवीन टू एट्रियम, किसके कारण, डिफेक्ट इन एट्रियल सेप्टम। तो इट इज एन एबनॉर्मल, इट इज एन abnormal connection, it is an abnormal connection between two atrium क्यों, क्योंकि ड्यू टू डिफेक्ट हो गया, ड्यू टू डिफेक्ट इन, किस में डिफेक्ट हुआ, एट्रियम सेप्टम में, एट्रियम सेप्टम। इससे क्या होगा भाई, इससे जो ब्लड है दोस्तों वो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम की तरफ जाएगा। तो जो ब्लड है उसका जो फ्लो है, ब्लड गोज फ्रॉम, ठीक है, ब्लड गोज फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम। ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा दोस्तों, राइट एट्रियम जाएगा। इसे हम किस नाम से जानते हैं, लेफ्ट टू राइट शंट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, लेफ्ट टू राइट शंट के नाम से जानते हैं। इससे क्या होगा, इससे भाई ज़्यादा मात्रा में जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। देखो ये कनेक्शन है, अगर ब्लड यहाँ जा रहा है तो ये राइट जो एट्रियम है इसके अंदर जो ब्लड है दोस्तों उसकी अमाउंट बढ़ेगी। क्यों, सुपीरियर वेना कावा से भी आ रहा है, इन्फीरियर वेना कावा से भी आ रहा है, और अब इस लेफ्ट जो एट्रियम है उसने भी भेज दिया। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि मोर जो ब्लड है, ज़्यादा जो ब्लड है, मोर ब्लड, ज़्यादा ब्लड होगा किसके अंदर, राइट एट्रियम के। तो मोर ब्लड फ्लो टू राइट एट्रियम, टू राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो है दोस्तों वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। कभी भी ज़्यादा फ्लो होता है तो क्या होता है दोस्तों, हाइपरट्रोफी। तो राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी, और साथ में क्या होगा, एंड डायलेशन। राइट एट्रियम की हाइपरट्रोफी होगी, साथ में क्या होगा दोस्तों, डायलेशन होगा। अब राइट एट्रियम से ज़्यादा मात्रा में ब्लड है तो ज़्यादा मात्रा में राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा।
यहाँ सुपीरियर वेना कावा का, इंफीरियर वेना कावा का ब्लड आया, साथ में किसका आया, लेफ्ट एट्रियम का आया, तीनों का ब्लड यहाँ भी जाएगा। सेम कंडीशन, ये भी परेशान है बेचारा। तो ज़्यादा ब्लड जो है, मोर ब्लड फ्लो टू वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल के पास जब ज़्यादा ब्लड जाएगा तो राइट वेंट्रिकल कौन सा बेचारा, दूध का दूल्हा है, उसके भी क्या होगा, हाइपरट्रोफी होगा। तो वही चीज़ होगी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। राइट वेंट्रिकल क्या होगा दोस्तों, हाइपरट्रोफी। अब ज़्यादा ब्लड जब यहाँ आया है तो लंग्स के पास भी ब्लड क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा जाएगा। भाई सीधी बात है। अब लंग्स के पास भी तीनों का ब्लड जाएगा, सुपीरियर वेना कावा का, इंफीरियर वेना कावा का, और इसके अलावा जो लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है दोस्तों वो भी लंग्स के पास जाएगा। तो लंग्स के पास भी पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है इंक्रीज होगा, इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन, इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन टू, ठीक है, इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन टू लंग्स। तो क्या लिखोगे, वही बात हो गई। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम पल्मोनरी प्लेथोरा के नाम से जानते हैं। मैंने कई बार आपको बता दिया, ठीक है, बार बार आपको बताने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि ये वर्ड आ जाए तो आप ऐसे घबराओ नहीं कि भाई ये है क्या, ठीक है। जब ये ज़्यादा मात्रा में जो ब्लड जाता है तो इसके कारण से भी पल्मोनरी इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर साउंड सुनाई देती है, ठीक है। पल्मोनरी इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। इन सबको एक जगह लिख लेना भाई, फिर याद कर लेना। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा टफ है, सबसे ज़्यादा टफ इसमें यही है भाई, एक यही चीज़ आपको याद करनी है, बाकी तो हर चीज़ समझने की है। दूसरी बात है, लंग्स के पास ज़्यादा ब्लड जाएगा तो हमेशा क्या होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। भाई लंग्स के पास ज़्यादा ब्लड गया तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन का भी क्या होगा दोस्तों, रिस्क रहेगा। अब आपको कोई ये बताए कि क्या सर लेफ्ट एट्रियम का भी एनलार्जमेंट होगा क्या, तो लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट नहीं होता है इसमें। क्यों नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जो ब्लड ज़्यादा था लेफ्ट एट्रियम ने तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये सारा जो ब्लड है वो किसको दे दिया, राइट एट्रियम को दे दिया। क्योंकि आपको तो ये लग रहा होगा कि भाई अब ये जो ब्लड है ये लंग्स से किसके पास जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के पास जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम का भी क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा, लेकिन लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट नहीं होता है, क्योंकि उसके पास ब्लड आता है तो किसको भेज देता है, राइट को भेज देता है। इसलिए इस डिजीज़ के अंदर ज़्यादातर लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट नोट सीन, ठीक है, एनलार्जमेंट नोट सीन। हाँ ब्लड फ्लो बढ़ सकता है ये कह सकते हो आप, लेकिन ये जो ब्लड है उसको क्या कर देता है, वापस से भेज देता है राइट एट्रियम के पास में, ठीक है, ब्लड को संट कर देता है। तो क्यों, क्योंकि ये ब्लड को संट कर देता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट इसने ब्लड को क्या कर दिया दोस्तों, आपका संट कर दिया। बताओ ऐसी कोई चीज़ है जो इसमें आपको समझ में नहीं आई हो या सब याद करने में दिक्कत हो रही हो, मुझे तो नहीं लगता। इसके बाद में इसके टाइप आते हैं दोस्तों, इसके बाद इसके टाइप आते हैं, टाइप ऑफ एएसडी। अगर हम बात करें टाइप ऑफ एएसडी की तो इसे हम दो भागों में बांटते हैं, बस कुछ ज़्यादा नहीं है। पहला है ओस्टियम सेकेंडम, पहला क्या है दोस्तों, ओस्टियम सेकेंडम। तो ओस्टियम सेकेंडम के अंदर प्रॉब्लम रहती है तो क्या कहलाएगा, ओस्टियम सेकेंडम। तो अब मैंने आपको यहाँ पर बताया है दिस इज ओस्टियम सेकेंडम, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये ओपनिंग रह जाती है तो क्या कहलाता है दोस्तों, ओस्टियम सेकेंडम कहलाता है ये, ठीक है। ये सेप्टम प्राइमम में है ये, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ याद रखने की, ये मोस्ट कॉमन है, बस कुछ भी याद नहीं करना आपको टाइप में, कुछ भी याद नहीं करना कि ये ओस्टियम सेकेंडम के अंदर है तो ओस्टियम सेकेंडम हो गया, और एक ओस्टियम प्राइमम में है तो ओस्टियम प्राइमम हो गया, बस कुछ याद नहीं करना। बस मैं तो नाम बता रहा हूँ कि भाई इनका नाम याद होना चाहिए, बस इसको याद रख लेना कि ओस्टियम सेकेंडम क्या होता है दोस्तों, मोस्ट कॉमन होता है। ओस्टियम सेकेंडम क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। और डाउन सिंड्रोम के अंदर ओस्टियम जो प्राइमम है ना वो मोस्ट कॉमन होता है। अगर डाउन सिंड्रोम में पूछे, ये डाउन सिंड्रोम में मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन इन डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर ओस्टियम जो प्राइमम है वो क्या होता है दोस्तों, मोस्ट कॉमन होता है। अगर ये पूछे कि डाउन सिंड्रोम के अंदर मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज क्या है, तो अगर ऑप्शन में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मिलता है तो वो आंसर आएगा। अगर एट्रियोसेप्टल वेंट्रिकुलर डिफेक्ट नहीं मिलता, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नहीं मिलता तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आता है, तो फिर वो करके आएंगे हम, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि भाई डाउन सिंड्रोम के अंदर मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज क्या है, तो अगर आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब दोनों ही सेप्टल डिफेक्ट मिलता है तो वो आंसर करके आओगे, और वो नहीं मिलता तो फिर क्या करके आओगे दोस्तों, आप एएसटी करके आओगे, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है वो हम करके आएंगे।
इसके बाद में हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको सब लगभग आते हैं इसमें, ठीक है। ज़्यादातर जनरली ये जो डिसऑर्डर होता है दोस्तों, ये एसिम्टोमेटिक होता है, इसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं जनरली। तो क्या रहता है, ये एसिम्टोमेटिक रहता है। इस डिसऑर्डर के अंदर, जैसे हमने पिछले डिसऑर्डर के अंदर पढ़ा, उसकी तरह है, चाहे CHF हो या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो, इन सब के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इनके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी मुश्किल ही देखने को मिलते हैं, रेयर देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें तो ऐसी हो गई कि भाई ऑप्शन में वो लिख देना, तब मैंने ये दोनों चीज़ें डाली हैं। तो वो लिख देगा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है, तो आप लिख दो आप कि भाई CHF है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैंने लिखा दिया कि ये नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन 4 में से एक सेलेक्ट करना हो तो वहाँ पर ये काम आएगा। चलो अब आ जाओ, कुछ नहीं है भाई, क्लिनिकल एक एक आपका पढ़ा हुआ है। कैसे, किसकी हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इसके बाद में लेफ्ट की, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इससे ब्लड कहाँ जाएगा दोस्तों, लंग्स के पास। तो लंग्स के पास भी बढ़ेगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन का रिस्क, पल्मोनरी जो हाइपरटेंशन है उसका रिस्क रहता है। इस डिसऑर्डर के अंदर एक कॉम्प्लिकेशन जरूर लिखना आप, इसमें है ना एक चीज़ का चांस रहता है, स्ट्रोक का, तो इसको हाईलाइट कर लेना। इसमें किसका रिस्क रहता है, स्ट्रोक का। वो भी बाद में रहता है, जब जो आदमी है उसकी जो एज है वो काफ़ी हो जाती है ना, लगभग 40 साल की एज पे जाता है, तो उस समय उसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, स्ट्रोक का क्या रहता है, रिस्क रहता है। उस समय उसमें स्ट्रोक का क्या देखने को मिलेगा, आपको रिस्क देखने को मिलेगा। अब पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण एक साइन आता है दोस्तों, ये तो हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ ले वो, इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ। हीलर डांस साइन किस में देखने को मिलता है, हाइलर डांस जो साइन है वो किस में देखने को मिलता है। बस ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर एक साइन आता है जिसको हाइलर डांस साइन कहते हैं। एक्चुअली में इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों, कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो बढ़ता है ना, पल्मोनरी हम जानते हैं कि इसके अंदर पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस पल्मोनरी ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने के कारण से पल्मोनरी पल्सेशन देखी जा सकती हैं। पल्मोनरी जो पल्सेशन है वो देखी जा सकती हैं। और ये जो पल्मोनरी पल्सेशन देखते हैं उसके लिए दोस्तों एक क्या होता है, टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लूरोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फ्लूरोस्कोपिक एग्जामिनेशन, भाई ज़्यादा ब्लड का फ्लो होने के कारण जो पल्स है ना वो फील होने लग जाती है ज़्यादा, कौन सी, पल्मोनरी। तो बस उसे किस नाम से जानते हैं कि भाई हाइलर जो एरिया है वहाँ पर वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं हाइलर डांस साइन, ठीक है। तो हाइलर डांस साइन जो है वो इसके अंदर क्या होता है, दिखाई देता है। तो वो पूछ सकता है कि भाई कौन सी डिसऑर्डर के अंदर हाइलर जो डांस साइन है वो दिखाई देता है, बस ये ध्यान रख लेना। रीजन आप याद करो चाहे मत करो। स्ट्रोक के रिस्क रहता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जनरली एसिम्प्टोमेटिक। CHF और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के रिस्क क्या रहते हैं दोस्तों, ना के बराबर रहते हैं। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो इसके अंदर हम करवाएंगे एक्सरे। अब एक्सरे के अंदर भी वही वो चीज़ें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो हार्ट के अंदर ज़्यादातर चैम्बर बढ़ रहे हैं तो कार्डियोमेगली दिखाई देगा, हार्ट के अंदर क्या दिखाई देगा, कार्डियोमेगली। राइट वेंट्रिकुलर क्या दिखाई देगा, एनलार्जमेंट दिखाई देगा। लंग्स के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो बड़ा है तो वही प्लेथोरिक लंग्स फील्ड दिखाई देगी, प्लेथोरा दिखाई देगा, प्लेथोरा, ठीक है। वही चीज़ हो गया, बार बार क्या लिखना है इसमें। एक इसमें पल्मोनरी जो आर्टरी है ना उसके अंदर ज़्यादा ब्लड होने के कारण वो प्रोमिनेंट दिखाई देती है एक्सरे के अंदर, बस ये ध्यान रख लेना, प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी, प्रोमिनेंट पल्मोनरी, ठीक है। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ये चीज़ें तो भाई सेम है। आपको अगर पैथोफिजियोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ी है ना तो भाई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका मैनेजमेंट में कुछ नहीं है दोस्तों। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे होल को पैच का यूज करके, चाहे आप कैथेटर से करो चाहे ओपन हार्ट सर्जरी से करो। तो क्लोज द होल यूजिंग पैच बाई कैथेटर और ओपन हार्ट सर्जरी, बस कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा यही पढ़ना था। दोबारा से देख लो, 1 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इज ए कम्युनिकेशन
एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू एट्रियम ड्यू टू डिफेक्ट इन एट्रियल सेप्टम। ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट टू राइट शंट होगा, मोर ब्लड फ्लो राइट एट्रियम में होगा। राइट एट्रियम की हाइपरट्रोफी होगी, कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ेगा, पल्मोनरी प्लेथोरा होगा। इससे एक मरमर साउंड सुनाई देती है, पल्मोनरी इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, लेकिन लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रख लेना कि लेफ्ट एट्रियम का एनलार्जमेंट एक्सरे के अंदर भी आपको ये दिखाई देगा। जब आप एक्सरे करवाओगे तो उसके अंदर लेफ्ट एट्रियम का जो एनलार्जमेंट है दोस्तों वो दिखाई नहीं देता। फिर टाइप है, 2 है, ओस्टियम सेकेंडम, ओस्टियम प्राइमम। ठीक है, सेकेंडरी जो है वो मोस्ट कॉमन है, ऐसे याद रख लेना। डाउन सिंड्रोम के अंदर मोस्ट कॉमन एट्रियोवेंट्रिकुलर डिफेक्ट, अगर वो नहीं दे रखा तो एएसडी आएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जनरली एसिम्प्टोमेटिक है, कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क भी क्या रहते हैं इसमें, कम रहते हैं। स्ट्रोक जरूर हमने इसके अंदर मैंने आपको देख के बताया था। ठीक है, और बाकी की वही सारी जो चीज़ें हैं वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आती हैं। मैनेजमेंट के अंदर वो एक्सरे में वही वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, एक्सरे में भी वही चीज़ें आती हैं और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी वही आती हैं जो मैंने आपको बता रखा है। मैनेजमेंट में होल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। किसका यूज करके, पैच का, चाहे कैथेटर से करो चाहे आप ओपन हार्ट सर्जरी से करो। ठीक है, खत्म। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर 3 प्रकार के डिसऑर्डर्स आते हैं। एक आता है आपका कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा, दूसरा आता है अरोटिक स्टेनोसिस और तीसरा आता है आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये 3 डिसऑर्डर हैं। पल्मोनरी स्टेनोसिस और अरोटिक स्टेनोसिस को नाक के बराबर पढ़ने की जरूरत है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इनसे नहीं आते। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इसमें कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा आता है, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा है, सच में इंपॉर्टेंट है वो। कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा। पहली बात मैंने आपको बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि जो आर्क ऑफ अरोटा है, क्योंकि कोआर्क्टेशन देखा रखा है, तो आर्क ऑफ जो अरोटा है दोस्तों उसका क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, जो उसकी जो साइज ऐसे होनी चाहिए तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। किसमें, आर्क ऑफ अरोटा में। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा के नाम से जानते हैं। तो लिख लो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्क ऑफ अरोटा। अब आर्क ऑफ जो अरोटा है दोस्तों उसकी कई वॉल होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल और मीडियल। तो इसको मीडियल को छोड़ के इसमें सारी वॉल क्या हो जाती हैं दोस्तों, कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो सारी वॉल इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर, एंटीरियर भी होगी, पोस्टीरियर भी होगी, लैटरल भी होगी। एक वॉल इसमें नहीं होती इन्वॉल्व, वो नहीं होती जो है मीडियल, बस। अदर देन मीडियल सारी वॉल क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है इसमें। तो एक कौन सी बच जाती है, मीडियल बच जाती है, बस ये याद ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, कोआर्क्टेशन अरोटा की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है। तो लेफ्ट सबक्लेवियन जो आर्टरी है दोस्तों उसके जस्ट नीचे ये साइट होती है। अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे आज इचिंग हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रखी है। जस्ट बिलो द, से जुकाम लगने से हो जाता है ये, जस्ट बिलो द ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जस्ट बिलो द ओरिजिन ऑफ द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका दोस्तों अरोटा, दिस इज अरोटा। इस अरोटा में आपको दिखाई दे रहा होगा एक होता है ब्रैक्योसेफेलिक ट्रंक, दिस इज ब्रैक्योसेफेलिक ट्रंक, जो पहले वाला जो है इसमें। दूसरा जो है दोस्तों दैट इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और तीसरी होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। थर्ड वन इज लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो इसके जस्ट नीचे, मतलब इस जगह पे आर्क ऑफ अरोटा में लगभग इस जगह के ऊपर दोस्तों क्या पाया जाता है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के जस्ट नीचे की साइड क्या पाया जाता है दोस्तों, आपका कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। लगभग 98% केस के अंदर ये यहीं पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट तो है ही ये, लेकिन लगभग मोस्ट कॉमन भी कितनी है, 98% भी पाया जाता है। देखो इमेज दिखा देता हूँ, ये देखो ये रही इमेज, आपको इस इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों, ये क्या हो रखा है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है। तो यहाँ पर क्या हो रखा है दोस्तों, ये देखो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, इसके जस्ट नीचे की साइड क्या है, कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, इससे ये फर्क पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक तो है नहीं, तो जब ब्लड यहाँ नहीं जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस डिजीज़ के अंदर एक ना अलग ही चीज़ दिखाई देती है। अपर जो बॉडी होगी, जैसे अपर आर्म हो गई, इन सब के अंदर हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, और इससे नीचे की तरफ जो सप्लाई हो रही है, मतलब लोअर जो एक्सट्रीमिटीज जो होंगी दोस्तों, उनके अंदर लोअर प्रेशर देखने को मिलेगा। और वो सारे साइन आएंगे जहाँ पर ज़्यादा ब्लड के कारण जो आते हैं और कम ब्लड के कारण आते हैं।
कम ब्लड सप्लाई, कम बीपी के कारण जो साइन आएंगे वो लोअर एक्सट्रीमिटीज के आएंगे, और ज़्यादा ब्लड सप्लाई के साइन आएंगे दोस्तों वो कहाँ, अपर जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनके अंदर वो साइन क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो वो साइन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये ज़्यादा टफ नहीं बनेगा, क्योंकि एक चीज़ एक ही तरीके से हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें चलना है। ठीक है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, अगर हम टर्नर सिंड्रोम में बात करें तो टर्नर सिंड्रोम में सेकंड मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है ये। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी होती है, तो दैट इज कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा। कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा है वो सेकंड मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है। तो अब क्वेश्चन फर्स्ट का तो जरूर आना चाहिए। तो दोस्तों बाइकस्पिड अरोटिक जो वाल्व होता है, बाइकस्पिड अरोटिक वाल्व, इसमें फर्स्ट डिसऑर्डर होता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो सर ये क्या डिसऑर्डर है, आपने वॉल्व का नाम लिख दिया अरोटिक वॉल्व। भाई अरोटिक वॉल्व एक्चुअली में ट्राइकस्पिड होता है। ठीक है। अरोटिक वॉल्व के अंदर 3 कस्प क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही कस्प क्या होंगे इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए इसे हम किस नाम जानते हैं, बाइकस्पिड अरोटिक वॉल्व के नाम से जानते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, डिसऑर्डर है। तो इसमें 2 फ्लैप रहते हैं 3 की जगह। ठीक है। कितने फ्लैप होते हैं दोस्तों, 2 फ्लैप होते हैं। 3 फ्लैप की जगह यहाँ पर 2 ही फ्लैप होंगे। ये टर्नर सिंड्रोम के अंदर मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है, नंबर 1 पर होता है ये कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज टर्नर सिंड्रोम के अंदर बाइकस्पिड अरोटिक वॉल्व होता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है दोस्तों, कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा होता है। ठीक है। अब इस खुद कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा जिसमें पेशेंट को होता है ना, उसके अंदर ज़्यादातर ये बाइकस्पिड अरोटिक वॉल्व दिखाई देता है। ठीक है। मैंने लिख रखा होगा शायद, एक क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा मैंने, चलो तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, एसोसिएटेड डिसऑर्डर बोलते हैं इसको हम। भाई किसी भी पर्सन को कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा हो गया और आपको पहचानना हो कि इसके साथ में इसको कौन सा डिसऑर्डर और हो सकता है, तो उस पर्सन के अंदर ज्यादातर बाइकस्पिड अरोटिक जो वॉल्व है दोस्तों वो देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन बनता है मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड, ठीक है, मतलब इसके साथ में देखने को मिलेगा हार्ट एनोमली, इसके अंदर देखने को मिलेगा इन कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा। मतलब जिस पर्सन को कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा देखने को मिलता है उस पर्सन के अंदर ये डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बाइकस्पिड जो अरोटिक जो वाल्व है उसके चांस। तो बाइकस्पिड अरोटिक वॉल्व जो है ये डिसऑर्डर टर्नर सिंड्रोम में तो पहले नंबर पे है ही, लेकिन कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा के एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर हैं दोस्तों उनमें भी पहले नंबर पे ये आता है। इसके बाद में मेल, और अगर हम फीमेल की बात करें ना तो मेल के अंदर ये फीमेल की तुलना में ज़्यादा होता है, जो अनुपात जो होता है दोस्तों वो दुगना होता है, 2:1 क्या पाया जाता है इसके अंदर अनुपात पाया जाता है। अब इसमें क्या होगा भाई, कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा हुआ तो जो डिसेंडिंग जो अरोटा है नीचे की तरफ जा रहा है दोस्तों उसमें फ्लो नहीं जा पा रहा है, तो जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसको भी डिसेंडिंग अरोटा सप्लाई कर रहा है उसको पूरा पार्ट क्या हो जाता है दोस्तों, इम्पेयर्ड हो जाता है। कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा में पूरा पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब इसमें जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना वो 2 प्रकार के आएंगे। मैंने आपको समझाया था कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन से ऊपर की तरफ जो फ्लो है वो बढ़ेगा, मतलब अपर बॉडी जो पार्ट है, अपर एक्सट्रीमिटीज है दोस्तों, वहां पर अलग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे और लोअर में क्या आएंगे, अलग आएंगे। तो क्वेश्चन जो आते हैं ना वो लोअर से ज्यादा आते हैं। तो पहले हम लिखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू डिक्रीज प्रेशर इन किसमें, लोअर में, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, इन लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, या लोअर एक्सट्रीमिटीज भी लिखा हुआ सकता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज। समझ में तो आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात, इसको समझो भाई, यहां तक तो देखो, यहां तक जो भी सप्लाई होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर जो ब्लड जाने वाला था वो भी इधर जाएगा, तो इधर तो ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो हाई प्रेशर होगा। इससे आगे जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड बहुत कम मात्रा में जा रहा है, तो जब ब्लड बहुत कम मात्रा में जा रहा है दोस्तों तो इसके कारण यहाँ पर सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो इसके कारण अलग सिम्टम आएंगे और नीचे के सिम्टम्स जो हैं दोस्तों वो क्या आते हैं, इसमें अलग आते हैं, बस ये कहना चाह रहा हूँ। तो जो प्रेशर है उसके डिक्रीज होने के कारण जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे वो क्या क्या आएंगे, सिंपल सी बात है, ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा भाई, बीपी कम आएगा, भाई ब्लड ही नहीं गया तो बीपी क्या आएगा, कम आएगा। तो लोअर एक्सट्रीमिटीज का जब हम बीपी लेंगे या लोअर एक्सट्रीमिटीज की हम जब पल्स देखेंगे तो ये दोनों ही क्या मिलेंगी दोस्तों, आपको कम मिलेंगी, वीक मिलेगी पल्स और बीपी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। किसके अंदर, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, लोअर जो एक्सट्रीमिटी है उसके अंदर। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, आप वीक पल्स में लिखा हो सकता है, या फीमोरल पल्स जो है उसको फील करोगे तो वो बहुत कम फील होती है, तो उसको बोलते हैं फीबल,
फीबल भी लिखा हुआ सकता है, तो फीबल फीमोरल पल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे देखा था मैंने एक जगह, इसलिए मैंने इस टर्म को ऐसे कैसे लिख दिया। फीबल फीमोरल जो पल्स है वो देखने को मिलेगी। जब किसी भी लेग के अंदर ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी तो लेग जो है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, वीक हो जाएगी, तो वीकनेस ऑफ लेग देखने को मिलेगा। पैर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कमजोर हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, थोड़ा सा काम करते ही पेन भी होता है, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। तो इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन के क्या आते हैं दोस्तों, साइन आते हैं। थोड़ी सी एक्टिविटी करेगा और क्या हो जाता है दोस्तों, पेन हो जाता है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये सारे साइन आएंगे किसके कारण दोस्तों, ड्यू टू डिक्रीज प्रेशर। इसके बाद में अपर पार्ट के अंदर या अपर एक्सट्रीमिटीज के जो अंदर जो प्रेशर है दोस्तों वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो दूसरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो इन, वो अपर पार्ट भी लिख सकता है, या अपर पार्ट नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, अपर एक्सट्रीमिटी भी लिख सकता है। तो अपर पार्ट और अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर ब्लड का फ्लो इंक्रीज होने के कारण भी क्या आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर पल्स कैसी होगी भाई, ज़्यादा फ्लो होगा तो स्ट्रॉन्ग पल्स होगी। यहाँ पर जो पल्स होगी दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। ज़्यादातर आप ब्रैकियल आर्टरी की भी अगर पल्स देखोगे ना तो वो भी ज़्यादा होगी दोस्तों। इसके अलावा बीपी बढ़ेगा, बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर बीपी ज़्यादा आएगा, तो इस बीपी के ज़्यादा बढ़ने के कारण ऐसे पर्सन के अंदर हेडेक और डिजीनेस भी देखने को मिलेगा। हेडेक और जो डिजीनेस है दोस्तों वो क्या होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। तो बस ये दोनों ध्यान रख लेना आप। इसके अलावा और अदर्स, ये तो दोनों के उसके कारण हो गए। इसके अलावा क्या क्या साइन आ सकते हैं, अदर्स कौन कौन से साइन आएंगे। तो दोस्तों जब ब्लड जो है, जो आर्कोपरोटा नैरो हो गया, आर्कोपरोटा जो नैरो आर्कोपरोटा हो गया, यहां से जब ब्लड है दोस्तों उसका फ्लो होता है, नैरोड पार्ट से जब फ्लो होता है तो यहां पर एक साउंड सुनाई देती है, इसे बोलते हैं मिड सिस्टोलिक मरमर। क्या बोलते हैं इसको, मिड सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। ये आपको मार के छोड़ेंगे सारी साउंड, ये आपको मार के छोड़ेंगी, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपके चेस्ट में या जो बैक जो होता है ना दोस्तों उसमें क्या होती हैं, सुनाई देती हैं, ठीक है। तो इसका और ध्यान रख लेना। चौथी चीज़ दोस्तों, एक्सरे करवाओ पेशेंट का। अगर आपने पेशेंट का क्या करवाया, एक्सरे करवाया, आप तो टैटोलॉजी ऑफ फैलेट का याद रखते हो आप हमेशा ना, बस बूट शेप, और किसी का याद नहीं रखते। तो एक्सरे के अंदर एक साइन आता है दोस्तों, इसे हम डबल बल्ज साइन, बबल नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, बल्ज बोल रहा हूँ, डबल बल्ज साइन, या फिर इसे हम क्लासिकल 3 साइन के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं, क्लासिकल 3 साइन। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या होता है, एक्चुअली में जो अरोटा है ना, अरोटा जो है दोस्तों वो बिल्कुल नैरो हो गया। तो ये क्या है, एक्सरे में भी दिखाई देता है, ठीक है। अरोटा के नैरो होने के कारण दोस्तों ये एक्सरे में भी क्या होता है, शो होता है। तो इसके अंदर एक तरह से खड्डा हो गया हो, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो अरोटा के अंदर जो इंडेंटेशन है ना दोस्तों वो एक्सरे के अंदर क्या होता है, दिखाई देता है। तो जो एक्सरे है उसके अंदर ये, ठीक है, जो रेड कलर से लगा हुआ है, इस प्रकार से दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जूम करके अगर आप इसको अच्छे से देखो तो ये इस प्रकार की शेप बनी हुई है। तो ये जो शेप है दोस्तों इसको हम 2 बार बल्ज हो रखा है, ये एक बार और एक बार इधर 2 बार, ठीक है। एक बार बल्ज, ये 2 बार बल्ज है, या इसे 3 की तरह बन रहा है, तो इसलिए इसे हम किस नाम जानते हैं, क्लासिकल 3 साइन के नाम से हम इसे जानते हैं। इसलिए इसे हम क्लासिकल 3 साइन के नाम से जानते हैं, डबल बल्ज और क्लासिकल। कारण क्या है, इंडेंटेशन, मतलब गड्ढा पड़ना, इंडेंटेशन ऑफ आर्क ऑफ अरोटा। जो अरोटा है उसका इंडेंटेशन होने के कारण ये जो साइन है दोस्तों वो आता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इसमें कोई डिफिकल्टी होगी या कुछ ऐसा लग रहा होगा। तो एक बार दोबारा से देखो, फिर इसके बाद मैं कोज ऑफ डेथ पढ़ाऊंगा आपको कि इसमें डेथ के क्या क्या कारण होते हैं। कोआर्कोटेशन अरोटा क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द आर्क ऑफ अरोटा। सारी लेयर इसमें इन्वॉल्व होती हैं अदर देन मीडियल, मीडियल को छोड़ के। मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, जस्ट बिलो द ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया था। इसके बाद में टर्नर सिंड्रोम के अंदर मोस्ट कॉमन जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती है दैट इज बाइकस्पिड एरोटिक वाल्व। दूसरे नंबर पे कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा। लेकिन खुद कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा में पूछ ले कि मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड हार्ट एनोमली कौन सी होती है, दैट इज बाइकस्पिड एरोटिक वाल्व। मेल और फीमेल में अगर हम बात करें तो मेल में क्या होती है, दुगनी होती है फीमेल की तुलना में। जो प्रेशर है दोस्तों उसके कम होने के कारण बीपी कम, वीक पल्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर फीमल फीमोरल पल्स।
वीकनेस ऑफ लेग, पेन और इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन देखने को मिलता है। और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण स्ट्रॉन्ग पल्स, बीपी ज़्यादा, हेडेक, डिजीनेस, ये सारे साइन क्या आते हैं इसमें आते हैं। अदर्स के अंदर जब नैरो से ब्लड जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है मिड सिस्टोलिक मरमर। एक्सरे के अंदर डबल बल्ज साइन या फिर क्लासिकल जो 3 जो साइन है ना दोस्तों वो क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। क्लासिकल 3 साइन क्या होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई कोज ऑफ डेथ जो होता है ना वो क्या होता है। कोज ऑफ डेथ पढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है इसमें कोज ऑफ डेथ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ना, डेथ इन कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा। भाई कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा में डेथ होने के कारण क्या है, भाई ब्लड फ्लो ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है, तो उसके कारण सेरिब्रल हेमरेज होने के चांसेस होते हैं। तो सेरिब्रल हेमरेज के कारण कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा कारण क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसके कारण दोस्तों जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल भरेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा एक समय बाद फेल हो जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो फेलियर है दोस्तों वो भी दिखाई देगा। आर्क ऑफ अरोटा क्या हो सकता है दोस्तों, रैप्चर भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर हो जाए वो बेचारा क्या करेगा, तो रैप्चर ऑफ अरोटा भी उसमें क्या हो सकता है, दिखाई दे सकता है। और एक आप सबका फेवरेट जो कि हमेशा रहता है वो इसका भी है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, वो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, दिखाई देता है। अब इसके बाद इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में पहला आता है बैलून एंजियोप्लास्टी, ठीक है। इसमें कैथेटर डालते हैं, तो कैथेटर को क्या करते हैं दोस्तों, इन्फ्लेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई बैलून एंजियोप्लास्टी से ही क्या हो जाए, ये ठीक हो जाए। अगर इससे ठीक नहीं हो रहा दोस्तों तो फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, सर्जरी के अंदर हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों कि इस पार्ट को कट कर देंगे। जो भी पार्ट कोआर्क्टेशन हो रखा था उस पार्ट को क्या कर देंगे, कट करके बाहर निकाल देंगे और बाकी के पार्ट को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो एंड टू एंड क्या हो गया, एनास्टोमोसिस हो गया। तो इसको बोलते हैं रिसेक्शन विद एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। या दूसरा पार्ट क्या करेंगे दोस्तों, उसको काट कर, उसको काटने के बाद में हम उसमें क्या लगा देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, एक ग्राफ्ट लगा देते हैं, या फिर सब क्लेवियन जो आर्टरी है उसका ग्राफ्ट लेके वो ग्राफ्ट क्या कर देते हैं, यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो एनलार्जमेंट ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टेड सेक्शन जो है वो ग्राफ्ट के द्वारा किया जाता है। मतलब सब क्लेवियन आर्टरी में थोड़ा सा पार्ट काट के और उसको ग्राफ्ट क्या करके कर देते हैं, वहाँ पर जोड़ देते हैं। तो दोनों तरीके से क्या किया जा सकता है दोस्तों, ये किया जाता है। चाहे तो मतलब ये डिजीज है, चाहो तो आप प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट लगा दो बाहर से, मतलब जो बने हुए आते हैं उनको प्रोस्थेटिक ग्राफ्ट बोलते हैं, या फिर आप क्या लगा दो, सब क्लेवियन जो आर्टरी है उसका पार्ट लेकर कुछ वो अटैच कर दो, उसको काट के पहले काट दो फिर अटैच कर दो, वो क्या कहलाता है, सब क्लेवियन ग्राफ्ट कहलाता है, ठीक है। या फिर ऐसे सर्कुलेशन कर सकते हैं ना, देखो ग्राफ्ट में सर्कुलेशन कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लो कि ये बंद है, ठीक, यहाँ पर था, तो यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ्टिंग कर देते हैं कि जो ब्लड है वो सब क्लेवियन आर्टरी का एक पार्ट को लेके ये इस ब्लड के फ्लो को इस प्रकार से पहुँचा दे। तो ब्लड इस प्रकार से क्या हो जाता है दोस्तों, फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका डिसऑर्डर था, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ भी ऐसा, सब चीज़ें है ना समझने की हैं, हर चीज़ इसमें है ना, इस डिसऑर्डर के अंदर एक भी चीज़ ऐसी नहीं है दोस्तों जो आपको समझने की नहीं है, हर चीज़ आपको समझने की है और याद करने की है, जिसको आप याद कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आता है दोस्तों, दैट इज अरोटिक स्टेनोसिस। भाई अरोटिक जो वॉल्व है उसकी अगर नैरोइंग हो गई, ठीक है, हम जानते हैं कि ये है आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर जो वॉल्व होता है दोस्तों दैट इज अरोटिक वॉल्व। तो अरोटिक जो वॉल्व है वो क्या हो जाए दोस्तों, नैरो हो जाए, वो क्या हो जाए, नैरो या कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए। तो उसके कारण से क्या होगा दोस्तों, उसके कारण से यहाँ का अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया ना तो आपको पता है दोस्तों अब तो ब्लड कहीं जा ही नहीं पा रहा। तो पूरी बॉडी का अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें ऑल पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उसका आंसर जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, अरोटिक स्टेनोसिस आएगा, ध्यान रखना। तो अरोटिक स्टेनोसिस क्या कोज करता है, अरोटिक स्टेनोसिस इट कोजेज, ये क्या कोज करता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू ऑल बॉडी पार्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू ऑल बॉडी, पूरे बॉडी पार्ट पे क्या कर देता है, ये कोज कर देता है, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है थर्ड लास्ट, बस इसमें कुछ नहीं पढ़ना भाई, पल्मोनरी स्टेनोसिस। और बाकी अगर आपको समझना है ना तो खुद समझो आप कि भाई अरोटिक स्टेनोसिस होगा तो कैसे बैक फ्लो होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कैसे भरेगा, फिर लेफ्ट एट्रियम कैसे होगा, तो वो सब आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगी तो दिमाग लगा सकते हो आप। थर्ड है दोस्तों पल्मोनरी स्टेनोसिस, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जब हमने टेटोलॉजी ऑफ फैलेट पढ़ा था,
तो उसमें हमने पल्मोनरी स्टेनोसिस को देख लिया था। कुछ नहीं है, जो पल्मोनरी जो आर्टरी है दोस्तों उसके अंदर क्या हो जाती है, स्टेनोसिस हो जाती है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। बस ये ध्यान रखना कि भाई ये आता किसके अंदर है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सरेज हैं वो एक साथ लिखा देता हूँ। एक्सरेज लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डिसऑर्डर ऐसे भी होंगे जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट अगर पूछता है दोस्तों तो उसके अंदर तो सबको याद है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि इसके अंदर जो एक्सरे आता है वो कौन सा आता है दोस्तों, बूट शेप्ड क्या आता है, एक्सरे आता है। एक डिसऑर्डर होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं एप स्टेन एनोमली। एप स्टेन एनोमली। एप स्टेन एनोमली के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ट्राइकस्पिड वॉल को जहाँ होना चाहिए था उससे थोड़ा सा क्या होता है, नीचे की तरफ होता है ये, ठीक है। जहाँ ट्राइकस्पिड वॉल को होना चाहिए था उसका डाउनवर्ड क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। किसके अंदर दोस्तों, राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, एप स्टेन एनोमली के नाम से जानते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। तो एप स्टेन एनोमली क्या होती है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एबनॉर्मल ट्राइकस्पिड वॉल्व इनटू राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल के अंदर नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्या हो रहा है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, एप स्टेन एनोमली के नाम से जानते हैं। मुझे पता है मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कभी क्वेश्चन आ जाए और उसमें एक्सरे पूछ ले तो बस एक्सरे पढ़ लो। इसके अंदर बॉक्स शेप्ड क्या होता है दोस्तों, एक्सरे होता है। कौन सा होता है, बॉक्स शेप्ड क्या होता है, एक्सरे होता है। तो ये पूछ लेगा भाई कौन सा एक्सरे प्रेजेंट होता है इसके अंदर, तो बॉक्स शेप्ड क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एक्सरे होता है। एक ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट जो आर्टरीज है दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आपने साइनोटिक के अंदर पढ़ा है। तो इसके अंदर आता है जी, अरे यार क्या है, इसके अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, जी। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो एक्सरे आता है उसका जो एग जो है हम साइड से देखें तो वैसा दिखाई देता है, तो एग ऑन साइड अपीयरेंस। अब जी पे मैंने क्यों हाईलाइट किया है भाई, एग में जी जी है तो याद भूल जाए तो टी जी ए के अंदर क्या होता है दोस्तों, एग ऑन साइड अपीयरेंस देखने को मिलता है। एक डिसऑर्डर मैंने आपको पढ़ाया था, टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, याद करो। साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर 5 वर्ड की डिजीज बताया था। इसके अंदर दोस्तों जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है फिगर ऑफ 8, फिगर ऑफ 8 और स्नोमैन एक्सपीरियंस दिखाई देता है। अभी दिखाऊंगा अभी मैं आपको। इसको कैसे याद करें, तो भाई इसको याद क्यों करें, ये खुद कह रहा है कि मुझे याद ही मत करो। 3 और 5 कितने हो गए, 8। टी मतलब 3, ए मतलब और पी मतलब 5। 3 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 8। तो फिगर ऑफ 8 में कौन सा एक्सरे क्या दिखाई देता है दोस्तों, आपका फिगर ऑफ 8 और स्नोमैन किस में दिखाई देता है, तो TAPVR जो डिसऑर्डर होता है दोस्तों उसके अंदर दिखाई देता है। कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा में शायद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है। तो जिसमें आर्की आ गया मतलब घूम गया तो बस उसको घुमा दो, या सी को आप थोड़ा सा ऐसे बना लो घुमा के, कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा में ऐसे बनाया करो सी को। तो इससे सी कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है और फिगर ऑफ 3 भी 3 है, और 3 में वैसे डबल बल्ज हैं तो इसको फिगर ऑफ 3 या डबल बल्ज साइन बोलते हैं। फिगर ऑफ 3 या डबल बल्ज साइन इसको बोलते हैं। बस भाई बहुत हैं, इन एक्सरे को आप याद कर लोगे तो कहीं नहीं रुकने वाले आप, दुनिया में कहीं भी जाओगे कहीं नहीं रुकोगे, ठीक है। इसके अंदर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर जो एक्सरे है वो बूट शेप्ड एक्सरे होता है, जैसे तो कोई जूता हो, ठीक है। इसके अंदर जो एक्सरे होता है दोस्तों वो एग के जैसा होता है, ठीक है, TGA के अंदर एग के जैसा। TAP इसमें मतलब ऐसा देखो, ऐसा 8 के जैसा, या जैसे बर्फ पड़ रही हो तो स्नोमैन फिगर होता है। एप स्टेन में अंदर थोड़ा सा आगे दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा सा सही नहीं बना हुआ, तो जैसे कोई बॉक्स सा बना हुआ हो ना, कोई डब्बा सा बना हुआ हो, ऐसा इसके अंदर दिखाई देता है। बस छोड़ो, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्नोमैन या 8 वाला एक्सप्रेस। तो TAPVR 8 3 इसमें दिखाई नहीं दे रहा, मैं जो दोबारा से दिखाता हूँ यार, इधर देखो, मैं दोबारा से दिखाता हूँ एक्सरे, सुनो इसको दोबारा से देखो एक बार एक्सरे को। यहाँ पर जो एक्सरे है दोस्तों वो बूट शेप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो एक्सरे है वो एग के जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो एक्सरे है वो आर्ट का जैसा दिखाई दे रहा है, या जैसे बर्फ पड़ रही हो स्नोमैन का जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बॉक्स का जैसा नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाया है। यहाँ इसको देखो आप, ये वाला जो है दोस्तों वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ऐसे बॉक्स के जैसा, बड़ा इतना बड़ा मतलब एरिया ले रहा है ये, तो ये बॉक्स के जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये 8 के जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ये, तो ये किस में दिखाई देता है, 8 3 और 5 में, TAP में,
ठीक है। तो ये सब क्या हो गए दोस्तों, आपके एक्सरे हो गए। ये टीजीए के अंदर एग का जैसा दिखाई देता है, ठीक है। एग कुछ साइड से देखते हैं वैसा दिखाई दे रहा है, देखो ये साइड से देख रहे हैं एग को इसमें, तो ऐसा एक्सरे इसमें दिखाई देता है, ठीक है। ये टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट का दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो ये आपके क्या हो गए दोस्तों, आपके ये सब आपके हो गए एक्सरे। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिए थे, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हमने कल नहीं किए वो हम आज देख लेते हैं, जो क्वेश्चन हमने नहीं किए वो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, ये भी हमने देख लिया था, ये भी हमने देख लिया था, ये भी 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 देख लिया था। ये देखो, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। अगर आपको ये तो नहीं भी आता ना तो भी आप कर दोगे, ठीक है। नहीं भी आता तो भी आपको पता है दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी जो है ना, उनका वेंट्रिकुलर जो सेप्टल डिफेक्ट है उससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इसका दूर दूर तक सेरेब्रल पाल्सी से क्या लेना देना है भाई, कोई लेना देना नहीं है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक यंग चाइल्ड हैज कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा। ये आ गया भाई आपका अरोटा वाला क्वेश्चन, कि एक यंग चाइल्ड है, क्या डिसऑर्डर उसको कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा है। व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन टेकिंग द चाइल्ड वाइटल साइन। आप बच्चे के क्या ले रहे हो दोस्तों, वाइटल साइन ले रहे हो, ठीक है। क्या चीज देखोगे, ए वीक रेडियल पल्स देखोगे, एन इररेगुलर हार्ट बीट देखोगे, ए बाउंडिंग फेमोरल पल्स देखोगे, या एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन द आर्म देखोगे। बताओ, देखो वीक रेडियल पल्स नहीं, अपर पार्ट के अंदर तो मैंने आपको क्या बताया था, बीपी बढ़ता है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इररेगुलर हार्ट बीट को कोई लेना देना है इसमें है नहीं। बाउंडिंग फेमोरल पल्स नहीं, फीबल बताया था, कमजोर, तो क्या चीज हुई, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन द आर्म। आर्म के अंदर जब हम ब्लड प्रेशर देखेंगे तो वो क्या मिलेगा दोस्तों, आपको एलिवेटेड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 1 month ओल्ड बॉय प्रेजेंट विद फेलियर टू थ्राइव, ठीक है, मतलब बिल्कुल कमजोर है, कुछ वो नहीं कर पा रहा, इस डिजीज के बारे में बात करेंगे। इट शोज फीचर ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। द फीमोरल पल्सेज आर फीबल एज कंपेयर टू ब्रैकियल पल्सेज। कौन सी डिजीज होगी बताओ, बिल्कुल सिंपल है भाई, ब्रैकियल पल्सेज जो है फुल होती है, ये वो होती है, किस में होती है, कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा में होती है, ठीक है। एम्स जोधपुर के फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया भाई क्वेश्चन, सोचो आप फर्स्ट ग्रेड तक का आपने पार कर लिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये भी, द फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए न्यू बोर्न इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ द फीमोरल पल्स, इट इज ए सिग्निफिकेंट साइन ऑफ। किस चीज़ का सिग्निफिकेंट साइन है भाई ये, अगर एब्सेंस ऑफ फीमोरल पल्स हो, फीबल हो, तो किस चीज़ को शो करता है, ये कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा को शो करता है। बस इसमें क्या बताना, किस चीज़ को शो करेगा, कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा को शो करेगा। ए फोरामेन ओवल इज नॉट क्लोज्ड आफ्टर द बर्थ, ठीक है। जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो कैन अफेक्ट द चाइल्ड, किस चीज़ में अफेक्ट करेगा, चाइल्ड विल ट्रू ब्लू, तो ASD एसाइनोटिक है तो उसका कोई लेना देना है नहीं। चाइल्ड विल ट्रू ब्लू नहीं होगा, चाइल्ड विल एनीमिक कोई लेना देना नहीं है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज अफेक्टेड, मैंने आपको बताया कि नहीं मिले ना तो डेवलपमेंट और ग्रोथ तो है वो सबके अंदर ही ऐसे कैसा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स कॉज ऑब्स्ट्रक्शंस टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी आ गया, मैंने बताया था आपको, ये लिखवाया था कि अरोटिक स्टेनोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें ऑल पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो क्या हो जाता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है। ऑल पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिजीज होता है। अब इसमें एक साइन और आता है ना, एरोटिक स्टेनोसिस के अंदर एक साइन और आता है, ध्यान रखना कि वो वहाँ पर मैंने लिखा है नहीं, कि एरोटिक स्टेनोसिस का जो पर्सन है ना वो बहुत जल्दी थक जाता है, कोई भी काम करेगा तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, थक जाता है। ये क्वेश्चन और मिलेगा आपको आगे, एक्सरसाइज इन टॉलरेंस भी क्या होता है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक्सरसाइज जो इन टॉलरेंस है दोस्तों वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये रहने वही क्वेश्चन देखो, नर्स रिव्यू द रिकॉर्ड ऑफ ए चाइल्ड जस्ट बीन फिजिशियन डेवलपमेंट डायग्नोसिस ऑफ सस्पेक्टेड एरोटिक स्टेनोसिस, नर्स एक्सपेक्टेड टू नोट डॉक्यूमेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें एक्सरसाइज इन टॉलरेंस, सीधी सी बात है भाई, पूरे सप्लाई नहीं हो रही, बॉडी कहाँ एक्सरसाइज करेगा, ऑक्सीजन ही नहीं है, जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो दोस्तों तो ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये टेट में जो फैलेट के थे सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, इसके अंदर भी हमने सारे क्वेश्चन करे हुए हैं, इसमें भी सारे किए हुए हैं हमने। अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो हमने नहीं किया हुआ, व्हाट इज़ द, ये मैंने करवा दिया ना, ये 3-4 बार आ गया था वैसे लिखने में, राइट टू लेफ्ट संटिंग में ये करवा दिया, ये भी करवा दिया मैंने, ये भी करवा दिया, ये नहीं करवाया, 99 वाला क्वेश्चन नहीं करवाया। आफ्टर ए डिस्कशन विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर द पेरेंट्स ऑफ एन इन्फेंट विद पेटेंट डक्टस आर्टियोसस, ठीक है। आस्क द नर्स, किस चीज़ के लिए, टू एक्सप्लेन वंस अगेन व्हाट PDA इज। तो PDA क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस क्या है दोस्तों, तो इट इज ए कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द रोटा। बस सिंपल सी बात है भाई, इसमें क्या है,
डायमीटर ऑफ अरोटा इज एनलार्ज नहीं है। द वॉल बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज ओपन, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ओपन है, तो ये तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। इट इज द नैरोइंग ऑफ द एंट्रेंस टू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया, क्या हो गया पल्मोनरी स्टेनोसिस, तो ये आएगा। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। तो लिख लो इसमें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस से, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस से पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन है, एक एबनॉर्मल कनेक्शन। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में क्या है दोस्तों, एक एबनॉर्मल कनेक्शन है, बस इसमें क्या बताना है। नेक्स्ट क्या है, आफ्टर ए डिस्कशन विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अरे यार भैया ये भी मैंने करवा दिया, शायद करवा दिया यार, कुछ वापस से कैसे आ गया, चलो देख लो। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद ए कार्डियक मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद लेफ्ट टू राइट शंटिंग। देखो लेफ्ट से, और जब कभी भी राइट की तरफ शंटिंग होगी ना, लेफ्ट से और राइट की तरफ जब शंटिंग होगी तो डिजीज हमेशा कैसी होती है दोस्तों, आपको पता है एसाइनोटिक होती है। और एसाइनोटिक कोई भी डिजीज हो दोस्तों, वहाँ पर ब्लड फ्लो जो होता है वो लंग्स तक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है लंग्स तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, तो जो ब्लड फ्लो है दोस्तों वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके बाद में ये क्वेश्चन हो, देखो कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा का है। ए यंग चाइल्ड हैज कोआर्क्टेशन ऑफ द अरोटा, व्हाट डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन टेकिंग द चाइल्ड वाइटल साइन। बताओ क्या देखने को मिलेगा। पहला है वीक रेडियल पल्स, नहीं भाई रेडियल पल्स वीक की जगह क्या होगी दोस्तों, स्ट्रॉन्ग होगी। इरेगुलर हार्ट बीट कोई लेना देना है नहीं। ए बाउंडिंग फीमोरल पल्स, अरे बाउंडिंग तो भरी हुई होती है ना, तो एन एलिवेटेड रेडियल ब्लड प्रेशर, ये आएगा आपका एन एलिवेटेड रेडियल ब्लड, ठीक है। फीमोरल पल्स तो फीबल होती है, फीमोरल पल्स क्या होती है दोस्तों, फीबल, तो ये आएगा इसके अंदर। तो इसमें लिख लो एक बार, इसके अंदर लिख लो, क्वेश्चन नंबर 101 है ना, देख लेना। लिखो कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा में, कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा में, कोआर्क्टेशन ऑफ अरोटा में एलिवेटेड रेडियल ब्लड प्रेशर, रेडियल ब्लड प्रेशर एंड फीबल फीमोरल पल्स प्रजेंट होती है, प्रजेंट होती है, ऐसे लिख लेना, ठीक है, क्या होती है, प्रजेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए 2 week old infant is admitted with a tentative diagnosis of ventricular septal defect। 2 वीक का बच्चा है, क्या है डायग्नोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। द पेरेंट्स रिपोर्ट दैट देयर बेबी हैज हैड डिफिकल्टी फीडिंग सिंस कमिंग होम आफ्टर द बर्थ। वो कह रहा है कि जब से हमारा बच्चा घर आया है जन्म के बाद से, तब से ही उस बच्चे को क्या हो रही है, डिफिकल्टी इन फीडिंग हो रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें वैसा दिमाग लगाना है अलग वाला। वोट शुड द नर्स कंसिडर बिफोर द रेस्पॉन्डिंग। क्या कारण होता है दोस्तों कि ये ऐसे जो डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर जो बच्चा है वो फीडिंग सही से नहीं कर पाता, ये बताना है। तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि जो हार्ट है ना वो इसमें क्या हो रहेगा, कॉम्प्रोमाइज रहेगा, कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि नॉर्मल तो नहीं होगा ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कुछ भी हो जाए, जब हार्ट क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा ना दोस्तों, तो इससे क्या होगा, इससे जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम होगा। हमने पढ़ा है इसके अंदर कार्डियक आउटपुट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा ना दोस्तों, तो इसके कारण से जो बच्चा है उसको ज़्यादा एनर्जी की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। जब वो क्या करेगा, सकिंग एंड स्वेलोविंग करेगा, सकिंग एंड जब स्वेलोविंग करेगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी की क्या पड़ती है दोस्तों, ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे बच्चे को फीडिंग करने में भी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब वो सकिंग और स्वेलिंग करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, थोड़ी देर बाद ही फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं। इसलिए ऐसे जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, इनको क्या होती है, दिक्कत होती है, क्या, इनइफेक्टिव सकिंग एंड स्वेलिंग में बी अर्ली इंडिकेशन ऑफ हार्ट डिफेक्ट। अगर वो सही से नहीं कर पा रहा ना तो वो थक रहा है, मतलब सही तरह से वो नहीं कर पा रहा है, और यही बता रहे हैं कि डिफिकल्टी होती है, थोड़ा सा शुरू करते हुए थक जाता होगा, फिर नहीं कर पा रहा होगा। इनइफेक्टिव सकिंग और जो स्वेलिंग है ये भी कई बार हार्ट डिफेक्ट के अर्ली क्या हो सकते हैं, इंडिकेटर हो सकते हैं। फीडिंग प्रॉब्लम्स आर कॉमन इन न्यूनेट, गलत, ऐसा कुछ नहीं है।
सेकंड क्या दे रखा है, इनएडिक्वेट सकिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट इन द एब्सेंस ऑफ साइनोसिस, ऐसा कुछ नहीं है, सकिंग भी दोस्तों एडिक्वेट होनी चाहिए। मैनी न्यूनेट्स रिटेन म्यूकस एंड दिस में इंटरफेयर विद फीडिंग, कोई रीजन नहीं है, गलत। तो इसमें लिख लो इनइफेक्टिव सकिंग एंड स्वोलोइंग हार्ट डिफेक्ट के अर्ली इंडिकेटर हो सकते हैं। इसमें लिख लो ऐसे कैसे, इनइफेक्टिव सकिंग एंड स्वोलोइंग हार्ट डिफेक्ट के अर्ली इंडिकेटर हो सकते हैं, हार्ट डिफेक्ट के अर्ली इंडिकेटर हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया था, ये मैंने आपको करवा दिया था, ये मैंने आपको करवा दिया था। टेस्ट ऑक्सीजन लेवल, ये क्वेश्चन दो बार हो गए ना, तब दिक्कत आ रही होगी। ये भी करवा दिया था, क्लैपिंग ऑफ फिंगर वाला, ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल, और ये भी करवा दिया था आपको मैंने। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल आएगा ना, ये रहा ना ये क्वेश्चन। तो ये आपके कॉन्जेनाइटल हार्ट जो डिसऑर्डर्स है दोस्तों वो समाप्त होते हैं सारे के सारे। जितने भी जो क्वेश्चन है वो भी किए हमने, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो भी करे हमने। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लासेस पसंद आई हैं तो कृपया एक लाइक, कमेंट, और अगर नए बच्चे जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दो। सभी लोग अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।